अध्याय 391 सावधान मुद्रा में खड़े होकर सलामी दें। मास्टर हाय एक विख्यात पौराणिक कथा विशेषज्ञ हैं जिन्हें ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि अंतरतारकीय जगत द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। वे प्राचीन हुआशिया शैली का वस्त्र धारण करते हैं और उनकी लहराती हुई सफेद दाढ़ी उन्हें विशिष्ट बनाती है। वीर ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। वीर को देखकर मास्टर हाय भी मुस्कुराए और बोले, वीर, सौभाग्य से मैंने तुम्हें पहले ही भर्ती कर लिया, वरना पौराणिक कथाओं की अकादमी तुम्हें रख ही नहीं पाती। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारी योग्यता को लेकर दूसरी अकादमियां आपस में लड़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो कुछ किया है वो वाकई असाधारण है। तुमने दूसरी अकादमियों के छात्रों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। वाकई बहुत प्रभावशाली। बोलते समय वह अपनी लंबी दाढ़ी सहला रहा था। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। डीन मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। वीर ने न तो अहंकार दिखाते हुए और न ही अधीरता से जवाब दिया। जैसे जैसे वह इस तरह व्यवहार करता गया, मास्टर हाय ने और अधिक औपचारिकताएं निभाए बिना सीधे सिर हिलाया। प्रवेश के पहले दिन मैंने आपको आमने सामने बातचीत करने और आपके भविष्य के अध्ययन कार्यों को निर्धारित करने के लिए बुलाया था। सामान्यतः नए छात्र के प्रवेश के बाद वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का पालन करते हैं। हालांकि आपकी स्थिति कुछ विशेष है। आप आधिकारिक रूप से नामांकन करने से पहले ही एक आधिकारिक द्वितीय लेफ्टिनेंट सैन्य अधिकारी हैं, जो कि अत्यंत असामान्य है। नवीनतम समाचारों के अनुसार भूत जाति पहले से ही सक्रिय हो गई है और किसी भी समय हमारे ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के विरुद्ध युद्ध छेड़ सकती है। इसलिए आपका सैन्य पद आपके अध्ययन कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। मामलों को तात्कालिकता और महत्व के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और अकादमी की व्यवस्था सैन्य अभियानों को प्राथमिकता देने की है, उसके बाद शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की। मैं आपको इस संबंध में विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता हूं। जब तक आप विश्वविद्यालय में विषय मूल्यांकन के प्रत्येक दौर में उत्कृष्ट या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, आप अपने पाठ्यक्रम अपनी इच्छानुसार निर्धारित कर सकते हैं। आपका क्या विचार है? मास्टर हाय ने वीर को बड़ी दिलचस्पी से देखा। कक्षाओं में उपस्थित न होकर भी मूल्यांकन में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन चूंकि वीर ने उसे विशेष अधिकार देते हुए कई अप्रत्याशित काम किए थे, इसलिए वह उससे और भी अधिक अपेक्षाएं रखने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा, वीर ने बिना सोचे समझे सहमति जताई। मास्टर हाय क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। आप इस पर और विचार नहीं करना चाहते? अगर आपको मुश्किल लगे तो मैं आपके लिए एक विशेष शिक्षक की व्यवस्था कर सकता हूं। वीर ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। उन्हें पृथ्वी से संबंधित सभी पौराणिक कथाओं का ज्ञान था। पौराणिक कथा अकादमी में पढ़ाए जाने वाले पौराणिक कथाओं के पाठ्यक्रम उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थे। जो शिक्षक उसके मुकाबले कहीं भी नहीं थे, वे उसे कैसे पढ़ा सकते थे? उन्होंने पौराणिक कथाओं की अकादमी में केवल इसलिए दाखिला लिया ताकि पौराणिक कथाओं की अकादमी द्वारा एकत्रित पौराणिक खंडहरों के अभिलेखों से प्राचीन पौराणिक सभ्यता के विनाश के कुछ निशानों का पता लगाया जा सके। क्या आपको यकीन है? मास्टर हाय ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, वीर ने सच्चाई से जवाब दिया। ये देखकर कि वह नाटक नहीं कर रहा था, मास्टर हाय ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन मुस्कुराया। सेमेस्टर खत्म होने के बाद मैं देखूंगा कि क्या तुम में अभी भी यही आत्मविश्वास है, नौजवान। इसी क्षण वीर ने फिर कहा, डीन, मेरा एक निवेदन है। चूंकि मैंने अपने पाठ्यक्रम स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित करने का विकल्प चुना है, क्या अकादमी मुझे पौराणिक खंडहरों के सभी अभिलेखों तक स्वतंत्र रूप से पहुंच प्रदान कर सकती है? मास्टर हाय को तुरंत जिज्ञासा हुई, क्या तुम स्वयं ही सब कुछ सीखना चाहते हो, नौजवान? क्या तुम ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही एक ही झटके में पौराणिक कथाओं के विशेषज्ञ बनना चाहते हो? वीर ने बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया। मास्टर हाय ने उसे सिर से पैर तक परखते हुए कहा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी क्षमता की सीमा कहां तक है। अपनी पहचान चिप खोलो और मैं तुम्हें पौराणिक कथाओं की अकादमी के पौराणिक सूचना डेटाबेस को स्वतंत्र रूप से ब्राउज करने का अधिकार देता हूं। अकादमी द्वारा एकत्रित पौराणिक खंडहरों की सारी सामग्री वहां डेटा के रूप में संग्रहीत है। लेकिन अगर तुम भौतिक वस्तुओं को देखना चाहते हो तो तुम्हें व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना होगा। इनमें से कुछ वस्तुएं दुनिया में अद्वितीय, अमूल्य और कई स्तरों की सुरक्षा से युक्त हैं। तुम्हें आवेदन के माध्यम से विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। तब मैं तुम्हें हर संभव सुविधा प्रदान करूंगा। धन्यवाद, डीन। वीर ने सिर हिलाया और कोई और अनावश्यक मांग नहीं की।
इतनी व्यापक पहुंच प्राप्त करना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। इससे अधिक लालची होना अपर्याप्त महत्वाकांक्षा वाले सांप द्वारा हाथी को निगलने की कोशिश करने जैसा होगा। ये सुनकर मास्टर हाई भी मुस्कुराए और बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दशकों से आप जैसे नवोदित विद्यार्थी पहली बार हमारी पौराणिक कथाओं की अकादमी में नहीं आए हैं। हमारी पौराणिक कथाओं की अकादमी चाहे कितनी भी कमजोर हो जाए, हम आप जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते, है ना? इस पर बूढ़े व्यक्ति ने शरारती अंदाज में आंख मारी। ये सुनकर वीर मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपने सामने बैठे उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति एक गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा था। प्रवेश के बाद बूढ़े और जवान सभी ने सामान्य ज्ञान के विभिन्न विषयों पर बातचीत की। वीर ने मास्टर हाई के शोध में कोई बाधा नहीं डाली और वहां से विदा ली। उस दुबली पतली आकृति को धीरे धीरे जाते हुए देखकर मास्टर हाई काफी देर तक चुपचाप मुस्कुराते हुए देखते रहे। ये युवक दिन प्रतिदिन असाधारण होता जा रहा है। शायद भविष्य में वह पौराणिक कथाओं की अकादमी और ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में अनूठे बदलाव लाएगा। उसके भविष्य के विकास की संभावनाओं का अनुमान लगाना वाकई रोमांचक है। इस मामले के सुलझ जाने के बाद अगला कदम ग्रेट वॉल गैरिसन के लॉजिस्टिक्स विभाग को रिपोर्ट करना है। वीर ने पौराणिक कथाओं की अकादमी के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचा, देखो, वह नया विद्यार्थी बाहर है। विद्यार्थियों के एक समूह को उसे घेरते हुए देखकर उनकी आभा प्रभावशाली थी और उनकी ऊर्जा का स्तर कम से कम 8000 था। प्रत्येक विद्यार्थी उच्च स्तरीय महान साधक था और नेता से प्रबल जीवन शक्ति का प्रवाह हो रहा था। संभवतः वह पहले ही ग्रैंडमास्टर स्तर की सफलता प्राप्त कर चुका था। क्या तुम वीर हो, जो इस साल दाखिला लेने वाले सबसे होनहार छात्र हो? नेता ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में पूछा। वीर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। एक और अज्ञानी टोली मुसीबत खड़ी करने आए है। वह देखना चाहता था कि ये लोग क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे। और तुम कौन हो? उसने सीधे उनकी ओर देखते हुए प्रश्नवाचक उत्तर दिया। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर घोष से इस तरह बात करने की? कोई सम्मान नहीं, नियमों का पता ही नहीं। ... चापलूसों का समूह शोर मचाने लगा। लेकिन नेता ने हाथ हिलाकर उन्हें चुप करा दिया और फिर गंभीर स्वर में कहा, मेरा नाम गुओ बेचेन है। मैं तीसरे वर्ष का छात्र हूं और पौराणिक कथाओं के पुरातत्व क्लब का अध्यक्ष भी हूं, जो पौराणिक कथाओं की अकादमी के 10 प्रमुख क्लबों में से एक है। मुझे लगता है कि आप एक नए सदस्य के रूप में काफी अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको क्लब में शामिल होने का मौका दे रहा हूं। जल्दी से फॉर्म भरें और शामिल हो जाएं। अगर आपने यह मौका गंवाया तो दोबारा नहीं मिलेगा। बोलने के बाद उसने वीर की सहमति का इंतजार नहीं किया और सीधे वीर की पहचान चिप पर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भेज दिया। उसके शब्द अहंकारी थे, मानो वीर को जगह देना कोई बहुत बड़ा सम्मान हो। वीर ने उस फॉर्म की तरफ देखा भी नहीं और सीधे उसे डिलीट कर दिया। ये तो एक मजाक है। अगर उसे किसी क्लब में शामिल होना ही था तो वह उस क्लब में शामिल हो सकता था जहां वाल्किरी झाई हुई थी। इस अनजान क्लब में शामिल होने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। वीर ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और भीड़ को चीरते हुए सीधे बाहर निकल गया। बेशर्मीले, हम तुम्हें इज्जत दे रहे हैं और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। कितना घमंडी नया छात्र है। तुम्हें लगता है कि शीर्ष नवागंतुक होने से तुम खास बन जाते हो। तुम तो बस एक महान साधक हो। ... पौराणिक कथाओं और पुरातत्व क्लब के अन्य सदस्यों ने उसे घेर लिया और उसे फटकार लगाई। गुओ बेचैन की आंखें सिकुड़ गईं और वह पल भर में उदास हो गया। वीर अभी नया छात्र था, फिर भी उसे द्वितीय लेफ्टिनेंट का सैन्य पद प्राप्त हो चुका था और विश्वविद्यालय में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। यदि उसे क्लब में शामिल होने के लिए राजी किया जा सके तो इससे भविष्य में पौराणिक पुरातत्व क्लब का प्रभाव और भी मजबूत होगा और अध्यक्ष के रूप में उसे भी बहुत लाभ प्राप्त होंगे। उसने पहले सोचा था कि किसी नए व्यक्ति को आसानी से बहकाया जा सकता है, लेकिन उसे इस व्यक्ति से इतनी बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने उसे सबक नहीं सिखाया तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है। उससे एक खतरनाक आभा उत्पन्न हुई। इन लोगों के बदसूरत चेहरों को देखते हुए वीर ने लापरवाही से अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे अपनी छाती पर लटका लिया। ये देखकर उन लोगों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये द्वितीय लेफ्टिनेंट का सैन्य पद चिन्ह था। तब वीर ने शांत भाव से कहा, एक अधिकारी को देखकर क्या तुम सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सलाम नहीं करोगे? क्या तुम ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के नियम भूल गए हो? ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के नियमों के बारे में सुनते ही वे लोग तुरंत सख्त हो गए।
सहज रूप से अपने पैर उठाकर सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और सलाम करते हुए बोले, अभिवादन अधिकारी जी। अपनी गलती का एहसास होने पर उनके चेहरे तुरंत निराशा से भर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ नीचे करने की हिम्मत नहीं की। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी एक सैन्यीकृत विश्वविद्यालय था और इसके नियम इतने सख्त थे कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह लापरवाही से उनका उल्लंघन करे। वीर ने सिर हिलाया और नेता गुओ बेचेन के आगे चलते हुए कहा, क्या आपका ये बड़ा पौराणिक पुरातत्व क्लब ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है? लगता है आपका क्लब अब और काम नहीं करना चाहता। गुओ बेचेन की पुतलियां सिकुड़ गईं, जो सदमे, क्रोध और भय से भरी हुई थी। उनका कांपता हुआ हाथ धीरे धीरे उठा और उन्होंने सीधे खड़े होकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। बहुत खूब, अब मैं तुम सबको यहीं पर 10,000 मेढक की तरह उछलने का आदेश देता हूं। अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत करे तो मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। वीर लगातार व्यंग्य करता रहा। उच्च पद लोगों को कुचल देता है। इतना ही नहीं, वे तो सिर्फ निचले दर्जे के सैनिक थे, जबकि वीर पहले से ही द्वितीय लेफ्टिनेंट था, जो उनसे कई पदों पर था। विश्वविद्यालय के नियम सैन्य कानून थे और उनका उल्लंघन करने के परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बेहद हताशा के साथ एक एक करके अपने नितंब बाहर निकालकर वहीं उछलने लगे, जिससे आसपास खड़े दर्शकों में हंसी की लहर दौड़ गई। वे मानो अपने दांत पीस रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह आकृति बहुत पहले ही वहां से जा चुकी थी। काफी देर बाद पीछे से चीख पुकार और बेहद हताशा भरी आवाजें आईं, वीर, मेरा तुमसे अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वीर ने ठंडी हंसी हंसी और धीरे धीरे वहां से चला गया। उन्हें कुछ बड़े आदमियों को अपने नितंब बाहर निकालते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो घोर अन्याय है। अध्याय 392 पौराणिक रोकथाम समाज। अपने निवास पर लौटकर वीर ने तुरंत साधना शुरू नहीं की, बल्कि पालथी मारकर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। समाज, मैं खुद एक समाज की स्थापना कर सकता हूँ। उसे अचानक एहसास हुआ। विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन, जिन्हें समान शौक और लक्ष्य रखने वाले लोगों द्वारा बनाया जाता था, सोसाइटी कहलाते थे और वे पूरी तरह से बेकार नहीं थे। अब जबकि उसे आधिकारिक तौर पर प्रवेश मिल चुका था और उसे अपनी इच्छानुसार कक्षाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता भी मिल गई थी। अपनी व्यक्तिगत शक्ति संवर्धन के अलावा यदि वह अपने प्रभाव का विस्तार भी कर सके तो यह अधिक लाभदायक हो सकता है। एक व्यक्ति अभी भी बहुत कमजोर और अलग थलग था। मनुष्य की ऊर्जा सीमित है और दैनिक आवश्यक साधना के अलावा अतिरिक्त समय नहीं था। लेकिन अगर वह कई लोगों की ताकत को मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके संचय करते हुए एक समाज का गठन करता है, तो दक्षता तुरंत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन समाज का गठन कैसे किया जाए? वीर ने ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का इंट्रानेट खोला और खोजबीन शुरू की, जिसमें उसे पता चला कि एक सोसाइटी का गठन करना आसान काम नहीं था, बल्कि इसके लिए कई आवश्यकताओं की जरूरत थी। सबसे पहले उसे गतिविधि निधि के रूप में 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स का भुगतान करना होगा। समाज का उद्देश्य अंतरतार्कीय मानव कानून और ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के संस्थापक के पास कम से कम कॉर्पोरल का पद होना चाहिए। ये शर्तें स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए बहुत सख्त थीं। वीर के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सबसे कठिन आवश्यकता यानी सैन्य पद के लिए वह पहले से ही एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे, जो कॉर्पोरल से 3 पद ऊपर होता है। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में सैन्य पद की सुविधा वीर की कल्पना से कहीं अधिक थी। योग्यता अंक प्राप्त करना आसान था, लेकिन सैन्य पद प्राप्त करना कठिन था। उसने छानबीन की और पाया कि सैन्य पद ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में किसी व्यक्ति के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ दुर्लभ संसाधन, जीन संवर्धन तकनीकें, बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार, केवल संबंधित सैन्य पद वाले ही इन्हें खरीद सकते थे। स्कूल के नियम सख्त थे, आम लोगों की स्वतंत्रता पर कई नियम और प्रतिबंध थे, केवल उच्च सैन्य पद प्राप्त करने पर ही अधिक स्वतंत्रता मिल सकती थी। अपनी सैन्य पदवी के कारण वीर के लिए समाज की स्थापना करना स्वाभाविक रूप से कोई कठिन बात नहीं थी। हालांकि जब वह समाज की जानकारी को स्टार नेटवर्क पर दर्ज करने ही वाला था, तो वह एक दुविधा में फंस गया। उसे किस प्रकार के समाज की स्थापना करनी चाहिए? वीर ने अपनी जरूरतों पर विचार करना शुरू किया और तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने 5 अक्षर टाइप किए, मिथ कंटेनमेंट क्लब।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक ऐसा समाज था जो विशेष रूप से विभिन्न पौराणिक अवशेषों को एकत्र करने या संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। पौराणिक खंडहर प्राचीन कथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और वर्षों से विभिन्न विचित्र वस्तुएं खोजी गई हैं जिनकी क्षमताएं अज्ञात हैं। प्रत्येक की अपनी विशिष्टताएं हैं, कुछ पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती देती है, फिर भी वास्तविकता में काम करती हैं। अंतरिक्षीय मनुष्यों के बीच इन पौराणिक अवशेषों पर शोध करने वाले संगठनों की कमी नहीं थी, जो प्राचीन मिथकों के रहस्यों को सुझाने की उम्मीद में काम कर रहे थे, और वीर ने लंबे समय से उनके बारे में सुना था। उनके मन में भी यही विचार था, इसीलिए उन्होंने इस मिथक निरोधक क्लब की स्थापना की। पौराणिक अवशेषों को रखना असाधारण रूप से मूल्यवान था, जिसके लिए बड़ी मात्रा में मेरिट पॉइंट्स या स्टार कॉइन और अन्य धन की आवश्यकता होती थी। अगर यह बूढ़ा वीर होता तो उससे बहुत मुश्किल होती, लेकिन अब वह ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में एक धनी व्यक्ति था और दान शोधन तकनीक और औषधि शोधन तकनीक की दो अत्यधिक लाभदायक विधियों के साथ पैसे की उसे कोई चिंता नहीं थी। अब उनका अधिकार आश्चर्यजनक था और समाज शीघ्र ही स्थापित हो गया। वह राष्ट्रपति थे, लेकिन वे सिर्फ एक अकेले कमांडर थे। हालांकि वीर को सदस्यों की भर्ती करने की कोई जल्दी नहीं थी। पौराणिक अवशेष बेहद मूल्यवान थे, ऐसी चीजें नहीं थीं जिनसे आम लोग खेल सकें। अपनी स्थापना के समय से ही यह मिथक संरोध क्लब एक विशिष्ट समाज था, जो लोग केवल संख्या बढ़ाने के लिए थे, वे पूरी तरह से बेकार थे। उस स्थिति में आवश्यकताएं सख्त होंगी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी अकेले भी बहुत छोटी थी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हालांकि ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी शानदार थी, लेकिन ये ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से केवल एक थी। वह अकेले केवल एक ही स्कूल चला सकता था और जानकारी जुटाने की गति अभी भी बहुत धीमी थी। उसे ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक में एक मिथक संरोध क्लब स्थापित करने का तरीका खोजना था, और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए अंतरतार्कीय क्षेत्र में भी इसी तरह के संगठन स्थापित करने थे, ताकि दक्षता में काफी वृद्धि हो सके। वीर ने एक पल सोचा और तुरंत उसे एक विचार आया। वह इस मिथक संरोधक क्लब को मिथक जीन सोसाइटी के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में मान सकता था, जिससे मिथक जीन सोसाइटी के अन्य 5 सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकें और अपने अपने विद्यालयों में मिथक संरोधक क्लब स्थापित कर सकें। सफल होने पर वह प्रखर दाव पूर्वज के क्लोन के नाम पर पौराणिक ज्ञान जैसे पुरस्कार प्रदान करेगा। इसे शुरुआती बिंदु मानते हुए वह धीरे धीरे ब्रह्मांड के सभी 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों को अपने दायरे में ले लेगा। एक सुराग की मदद से वीर ने धीरे धीरे अपनी भविष्य की योजना का पता लगा लिया था। बहुत समय बीत चुका था, अब मिथ जीन सोसाइटी की पहली बैठक आयोजित करने का समय आ गया था। वीर ने आह भरी। दरअसल ये ज्यादा लंबा समय नहीं था, केवल 1 या 2 महीने ही थे। बात बस इतनी सी है कि इस दौरान उसने बहुत कुछ अनुभव कर लिया था, जिससे उसे हमेशा यह एहसास होता था कि चीजें बदल गई हैं और लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। वीर ने आभासी बायो केबिन के माध्यम से आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया और उसका शरीर मिथक पृथ्वी में प्रकट हुआ। हालांकि आभासी ब्रह्मांड सुंदर था, फिर भी उसने कभी उसमें लिप्त नहीं हुआ, उसके लिए सब कुछ महज एक भ्रम था। खेल में लिप्त रहने से महत्वाकांक्षा का ह्रास होता है। उसने लंबे समय से वर्चुअल यूनिवर्स में लॉग इन नहीं किया था और उसे कुछ अपरिचित सा महसूस हुआ। उसने वुकॉन की वर्चुअल आईडी का उपयोग करके बाकी 5 लोगों को संदेश भेजे। फिर वह चुपचाप इंतजार करने लगा। पौराणिक पृथ्वी अभी भी वीरान थी, उसका दृश्य पहले की तरह ही नीरस था। वीर ने सृष्टिकर्ता ईश्वर की शक्ति को जुटाया और प्रखर दाव पूर्वज के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी की एक और रचना शुरू की। पृथ्वी से अनगिनत पौराणिक इमारतें उभरी, पश्चिमी ग्रीस का पैथियन, दक्षिण अमेरिका के माया पिरामिड, डोंगेन का माउंट फूजी, और उनमें से चीनी भूमि में परिवर्तन सबसे स्पष्ट थे, जिसमें कुनलुन, वुडांग और लोंगहू जैसे कई पौराणिक दाववादी मंदिर एक एक करके प्रकट हुए, प्रत्येक अपने आप में चमत्कारों से भरपूर, सारस एक साथ उड़ते हुए, मानो पृथ्वी पर एक परिलोक हो। वहां एमी गोल्डन समिट, स्नो माउंटेन की स्वर्गीय झील, स्वर्गीय स्तंभ, दिव्य पर्वत जैसे अद्भुत दृश्य भी थे। ये सभी परिवर्तन एक ही विचार में हुए, उसकी इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ते हुए, वीर की पौराणिक कथाओं की सभी आंतरिक यादों को प्रस्तुत करते हुए। अचानक आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी। वीर ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे पौराणिक पृथ्वी के बाहर तारों भरे आकाश में 5 आकृतियां दिखाई दी। वे पृथ्वी पर हुए आश्चर्यजनक परिवर्तनों को देखकर चकित रह गए और इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये पौराणिक पृथ्वी का प्रकटीकरण है? क्या ये प्राचीन मिथकों के वास्तविक दृश्य हैं? दाव पूर्वज वास्तव में दाव पूर्वज हैं।
उनके मन में लगातार विचार चल रहे थे। वे पौराणिक पृथ्वी पर हो रहे परिवर्तनों को टकटकी लगाकर देख रहे थे, एक भी विवरण नहीं चूक रहे थे। इन पौराणिक इमारतों ने हर जगह सत्य को प्रकट किया, जो कि सभी मूल्यवान ज्ञान था। और ज्ञान ही सबसे अनमोल था। मिथ जीन सोसाइटी के 5 सदस्यों की शक्ल सूरत अलग अलग थी। उनमें से एक मोटा आदमी, सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था, जिसके हाथ में एक दिव्य कलाकृति थी, जो सिर से लेकर पैर तक विभिन्न दुर्लभ उपकरणों से सुसज्जित थी। दूसरों से अलग एक धनी उद्योगपति की निर्विवाद आभा लिए हुए, बेहद चकाचौंध भरा। एथेना, अरेस, शिवांगी और ये भी आश्चर्यचकित थे। यह मोटा आदमी मिथ जीन सोसाइटी का सदस्य कैसे बन गया? मोटे आदमी ने भी चुपके से बाकी चारों पर नजर डाली। मुझे पता नहीं था, लेकिन क्या मिथ जीन सोसाइटी फिर से मजबूत हो गई है? ऐसा लगता है कि जब से मुझे ब्रह्मांड के 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक मिल्की वे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है, तब से मेरे साथी दाववादी वुकोन भी निष्क्रिय नहीं बैठे हैं। जैसे ही वे एक दूसरे की पहचान के बारे में अटकलें लगा रहे थे, अचानक बादल फट गए और शुभ ऊर्जा से भरपूर एक भव्य महल ने अपने निशान प्रकट किए। अंदर आओ, प्रखर दाव पूर्वज की धीमी आवाज सुनाई दी। पांचों ने एक दूसरे को देखा और एक एक करके अंदर चले गए। अध्याय 393 पहली सभा। जिक्सियाओ महल में पूर्वज प्रखर दाव सबसे ऊपर बैठे थे और नीचे ध्यान करने के लिए गैदों की एक पंक्ति बिछी हुई थी। वीर पहली स्थिति में बिना हिले डुले बैठा रहा। दूसरे स्थान पर वसायुक्त देवी बैठी थी, उनके बाद ग्रीक जुड़वां बहनें एथेना और अरेस थीं। ये और शिवांगी क्रमशः 5वें और 6ठे स्थान पर बैठी थीं। ये सभी मिथ जीन सोसाइटी के वर्तमान सदस्य थे। यह उनकी पहली सभा थी और सभी लोग उपस्थित थे। एथेना और बाकी तीनों कभी कभी उस मोटे आदमी को अजीब नजरों से देखती थीं। उनके आलीशान उपकरण इतने आकर्षक थे कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। ये आभासी उपकरण विविध और भिन्न प्रकार के थे। प्रत्येक वस्तु की कीमत बहुत अधिक थी, ढेर सारे स्टार कॉइन लगते थे और इन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। उस आदमी की बेपरवाही देखकर आखिर यह मोटा आदमी कौन था? कितना अमीर था वो? एक अमीर कुत्ता। भले ही एथेना और बाकी तीनों शांत थीं, लेकिन वे मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाईं। केवल मोटा व्यक्ति ही मन आत्मसंतुष्ट था। उसके लिए, जिससे युवावस्था में जीवन का ग्रह उपहार के रूप में मिला था, ये कुछ भी नहीं था। उन्हें इस बात से अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि महज 1 या 2 महीने में ही मिथ जीन सोसाइटी का इतना तेजी से विस्तार हो गया था। प्रखर दाव पूर्वज और साथी दाववादी वुकोन के अलावा मुझे झू तियानगांग को जीन सोसाइटी में तीसरा व्यक्ति माना जा सकता है ना? ये सोचकर उसने अपना सिर और भी ऊंचा कर लिया। उसने वीर की ओर सिर झुकाते हुए फुसफुसाया, साथी दाववादी वुकोन, क्या तुम जानते हो कि प्रखर दाव पूर्वज ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? एथेना और बाकी तीनों ने भी उत्सुकता से देखा, वे यही पूछना चाहते थे। यह जमावड़ा बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ था और कोई भी इसका कारण नहीं समझ पाया। वीर ने मुस्कुराते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, प्राचीन धर्म के अंत की महाविपदा के दौरान पूर्वज प्रखर दाव अपनी नींद से जागे थे। मिथक जीन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य उस प्राचीन विपदा के रहस्य को उजागर करना है। आप सभी को बुलाने का उनका निर्णय गहरा अर्थ रखता है। हमें बस अवलोकन और प्रतीक्षा करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमें निराश नहीं करेंगे। उन्होंने अपने प्रखर दाव पूर्वज क्लोन के लिए एक सहायक पात्र के रूप में काम किया और सफलतापूर्वक 5 लोगों की जिज्ञासा को जगाया। इस समय प्रखर दाव पूर्वज का क्लोन ऊपर बैठा था, उसकी आंखें काफी देर तक बंद थीं और वातावरण अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया था। बाकी 5 ने भी जल्दबाजी में कोई बात नहीं कही। प्रखर दाव पूर्वज का पद बहुत ऊंचा था। अगर वे दाव पूर्वज को नाराज कर देते और एक अवसर खो देते, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। उन 5 को अब कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल चुका था और मिथ जीन सोसाइटी के बारे में उनकी समझ और भी गहरी हो गई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि इसमें शामिल होना कितना बड़ा अवसर था। मिथ अर्थ की कई इमारतों और संरचनाओं में प्राचीन पौराणिक सभ्यता के रहस्य छिपे हुए थे, जिनमें से अधिकांश अंतरतार्किक या यात्रा में खो गए थे और अब वे वास्तव में उनके सामने प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से देख सकते थे। ये संभव था कि इस प्रखर दाव पूर्वज के पास प्राचीन साधना के रहस्य अवश्य ही होंगे, एक ऐसा विचार जो किसी को एक सिहरन भरी दहशत से भर देता था। अगर उसने सचमुच कोई कदम उठाया, तो कौन जाने वह कितने शक्तिशाली अंतरतार्कीय साधकों का निर्माण कर देगा। इस महान अवसर का सदुपयोग करना आवश्यक है। झू तियानगांग, एथेना और बाकी 5 के पास या तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था या उनकी विरासत खत्म हो चुकी थी। उनकी निगाहें दृढ़ हो गईं।
मिथकों को समझने से ही कोई मिथक जीन के मार्ग पर आगे और आगे बढ़ सकता है। ज्ञान अनमोल है और पौराणिक ज्ञान अनमोल में भी अनमोल है। यह अंतरतारकीय जगत का सबसे बड़ा अवसर है और यह सब मिथ जीन सोसाइटी में पाया जा सकता है। जब सभी के विचार भटक रहे थे तभी प्रखर दाव पूर्वज ने अंततः बोलना शुरू किया। उनकी निगाहें वीर और अन्य पांचों पर घूम गईं। वे सब सीधे बैठ गए। आप छहों को कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया है। अब आपके लिए एक परीक्षा है। आप में से प्रत्येक अपने अपने विश्वविद्यालयों में एक मिथक संधारण क्लब स्थापित करेगा और मुझे विभिन्न पौराणिक अवशेष एकत्र करने में मदद करेगा। मैं इन अवशेषों के मूल्य का मूल्यांकन करूंगा और आपको संबंधित पौराणिक ज्ञान प्रदान करूंगा या आपको अपनी साधना के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा। आप जितने अधिक मूल्यवान पौराणिक अवशेष प्राप्त करेंगे, आपको उतने ही अधिक मूल्यवान पुरस्कार मिलेंगे, समान मूल्य के सिद्धांत के अनुसार। मिथकों को रोकने के लिए एक क्लब की स्थापना करें। मोटी महिला एथेना और अन्य चार ने एक दूसरे की ओर देखा, शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और धीरे धीरे महसूस किया कि इस नाम में गहरा अर्थ छिपा है। लेकिन अजीब बात यह है कि प्रखर दाव पूर्वज के ऐसा कहने के बाद उन्होंने वीर से केवल इतना कहा, वो कौन? अब तुम मिथ कंटेनमेंट क्लब के विशिष्ट मामलों पर उनसे चर्चा करोगे। इसके साथ ही उसकी आकृति हवा में गायब हो गई, फिर कभी दिखाई नहीं दी। साथ ही दाववादी वो कौन? क्या चल रहा है? प्रखर दाव पूर्वज के कार्यों के पीछे गहरा अर्थ क्या है? मोटे व्यक्ति ने जल्दी से पूछा। इस मिथक संरोधक क्लब का असल उद्देश्य क्या है? वीर, ऐसा क्यों है? एथेना ने बाकी चारों की ओर से पूछा। वीर, साथ ही दाववादी वुकोन की असली पहचान वीर है। वह मोटा ताजा दिखता था लेकिन उसका दिमाग बेहद तेज था। ये सुनकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो, और वह वीर को गौर से देखने लगा। तो बात कुछ ऐसी है। क्या ये वीर ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का हाल ही में उभरता हुआ प्रतिभाशाली छात्र नहीं है? कहा जाता है कि उसने डोंगहुआन ताइचू और ऑगस्टस को भी पीछे छोड़ते हुए नवागंतुकों में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। मिथ जीन सोसाइटी के इस साथी दाववादी वुकोन पर ही प्रखर दाव पूर्वज वास्तव में भरोसा करते हैं। शायद यह वीर प्रखर दाव पूर्वज का निजी शिष्य है, अन्यथा सौर मंडल जैसी बंजर जगह में वह इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता था? सौर मंडल में पृथ्वी ही मिथकों का उद्गम स्थल है। प्राचीन नींद से जागृत हुए प्रखर दाव पूर्वज संभवतः यहीं से प्रकट हुए थे। पल भर में ही उस मोटे व्यक्ति ने कई बातों को आपस में जोड़ लिया, मानो उसे कई छिपे हुए सत्य समझ आ गए हों, फिर भी उसने उन्हें जुबान पर नहीं लाया। उस मोटे आदमी के सामने अपनी पहचान उजागर होने पर भी वीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर, आईडी वुकोन को बस लोगों के देखने के लिए ही जारी किया गया था। पहले एक मुखौटा पहनने से ही ये लोग उसकी असली पहचान यानी प्रखर दाव पूर्वज होने की पहचान को नहीं देख पाए। 5 जोड़ी आंखें वीर को घूर रही थीं, उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। एथेना और अन्य लोगों को बहुत पहले ही यह एहसास हो चुका था कि यद्यपि वे सभी मिथ जीन सोसाइटी के सदस्य थे, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण व्यक्ति केवल वीर ही था। वह संभवतः प्रखर दाव पूर्वज का प्रत्यक्ष शिष्य था। प्रखर दाव पूर्वज बहुत उच्च पद पर थे और इस बारे में और कुछ कहने को तैयार नहीं थे। ये विस्तृत प्रश्न केवल वीर से ही पूछे जा सकते थे। वीर ने उन्हें बुलाया था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि उनके मन में यह सवाल होगा। बिना संकोच किए उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह एक मूल्यांकन कार्य है। इस मूल्यांकन कार्य का उद्देश्य क्या है? अरेस ने अधीरता से पूछा। वीर ने शांत भाव से कहा, मिथ जीन सोसाइटी में हर चीज अवसर के बदले ही मिलती है। मूल्यांकन कार्य पूरा करने के बाद केवल अवसर पुरस्कार ही मिलते हैं, जिनका उपयोग सदस्यता रैंक बढ़ाने, अधिक अनुमतियां प्राप्त करने या साधना के लिए उपयोगी चीजों के लिए प्रखर दाव पूर्वज से आदान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि प्राचीन काल की औषधीय गोलियां जो साधना को बढ़ा सकती हैं, विभिन्न पौराणिक ज्ञान और यहाँ तक कि प्राचीन जादुई खजाने दाव पूर्वज से आदान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ सब कुछ संभव है। औषधीय गोलियां, क्या आप पौराणिक युग की उन चमत्कारी औषधीय गोलियों की बात कर रहे हैं जो मनुष्यों को मोक्ष दिला सकती थी या मात्र एक खुराक से मृतकों को भी पुनर्जीवित कर सकती थी? ये सुनकर मोटे व्यक्ति की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इतना भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा, लेकिन साधना की गति को 3 से 5 गुना बढ़ाना संभव है। वीर एक अनुभवी व्यक्ति था और इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त था। जैसे ही उसने ये कहा, एथेना, अरेस, शिवांगी और ये की आंखें भी चमक उठीं। अध्याय 394 भविष्य के दिग्गज। मिथ कंटेनमेंट क्लब आखिर किस लिए है?
मोटे व्यक्ति ने अधीरता से वह सवाल पूछा जो हर किसी के मन में सबसे अहम था। वीर ने एक एक करके जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय एक सूचना भेजी, जो कि उसके द्वारा स्थापित मिथ कंटेनमेंट क्लब का मिशन स्टेटमेंट था। नियंत्रण, रोकथाम, सुरक्षा। मोटी महिला, एथेना और अन्य चार ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप सोचने लगे। बिल्कुल सही, यही तो मिथक निवारण क्लब का उद्देश्य है। वीर ने शांत भाव से कहा, मानव जाति द्वारा मिथक जीन के रहस्यों की खोज किए हुए 3000 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, और हम अभी भी साधना युग के प्रारंभिक चरण में हैं। अंतरतारकीय अंतरिक्ष में अभी भी कई पौराणिक खंडहर बिखरे हुए हैं, जो भावी पीढ़ियों द्वारा उत्खनन और पौराणिक ज्ञान के अंतराल को भरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन पौराणिक कलाकृतियों में अक्सर विभिन्न प्रकार के विचित्र प्रभाव होते हैं, जो पौराणिक सभ्यता के सत्य को संरक्षित रखते हैं। प्रखर दाव पूर्वज के निर्देशानुसार आपको अपने विद्यालयों में क्लब स्थापित करने हैं ताकि इन वस्तुओं को एकत्रित किया जा सके, उनके कार्यों का विश्लेषण किया जा सके और अंत में उन्हें खोजी रिपोर्टों में संकलित किया जा सके। दाव पूर्वज तब इन रिपोर्टों का विश्लेषण करेंगे और उनके मूल्य के आधार पर आपको अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही आपको इसे अपना लक्ष्य बनाकर प्रतिभावान और उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों को भर्ती करना चाहिए। इस तरह एकत्रित करने की गति को तेज किया जा सकता है। आप जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपके अधीन जितने अधिक सदस्य होंगे, क्लब अध्यक्ष के रूप में आपको अवसर पुरस्कारों का एक निश्चित प्रतिशत भी प्राप्त होगा, जिससे आपको भारी लाभ मिलेगा। वीर ने मिथ कंटेनमेंट क्लब के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझाया और जानकारी पढ़ने के बाद सभी को इस बात की सामान्य समझ हो गई कि यह किस प्रकार का संगठन था। मैंने ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में जीन सोसाइटी के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में मिथ कंटेनमेंट क्लब की स्थापना कर दी है। बाकी विश्वविद्यालयों का जिम्मा मैं आप सभी पर छोड़ता हूं। एक बार जब आप अपने क्लब सफलतापूर्वक स्थापित कर लेंगे तो आप मिथ जीन सोसाइटी के स्थायी सदस्य बन जाएंगे। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। एथेना और बाकी चारों तुरंत ही भावनाओं के गहरे उफान से भर गए। वे फिलहाल सिर्फ अस्थायी सदस्य थे, और अगर समय सीमा बीत गई और वे स्थायी सदस्य नहीं बन पाए तो वे फिर कभी मिथ जीन सोसाइटी में शामिल नहीं हो पाएंगे। अपार लाभों का अनुभव करने के बाद वे इससे पीछे हटने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तो पहले से ही स्थायी सदस्य हूं। इस परीक्षण को पूरा करने का क्या लाभ है? मोटे व्यक्ति ने बार बार यही सवाल पूछा। अगर आप मिशन पूरा कर लेते हैं और अपनी सदस्यता रैंक नहीं बदलते हैं तो आपको 1000 अवसर मिलेंगे। आप इनका इस्तेमाल पौराणिक ज्ञान, औषधीय गोलियों और अन्य वस्तुओं के बदले कर सकते हैं। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। बदले में क्या मिल सकता है? मोटे आदमी की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह झू परिवार से था, जो अंतरिक्ष का सबसे धनी परिवार था। हालांकि वह मोटा दिखता था, पर निकम्मा नहीं था और अच्छी तरह समझता था कि इन प्राचीन औषधीय गोलियों को बेचने पर कितनी खगोलीय कीमतें मिलेंगी। भले ही अब वह एक पूरे जीवन ग्रह का मालिक था, फिर भी वे औषधीय गोलियां बेहद दुर्लभ और अत्यधिक मांग वाली थीं। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसों की कमी थी, बल्कि बात यह थी कि पैसे से उन्हें खरीदा नहीं जा सकता था। हजारों साल बीत चुके थे और इन औषधीय गोलियों को इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल था। अगर ये मिल भी जाती तो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुकी होती, लगभग बेकार। एक ऐसी दवा की गोली की कीमत जिसका अभी भी असर होता हो, कल्पना से परे थी। उसे पैसे से भी खरीदना बहुत मुश्किल था। अगर वह मिथ जीन सोसाइटी से इन्हें हासिल कर लेता तो वह बहुत अमीर हो जाता। आखिरकार उसके परिवार में जो पैसा था वह उसका अपना नहीं था। अगर वह इस चैनल को नियंत्रित कर लेता तो वह इंटरस्टेलर के औषधीय गोलियों की बिक्री के चैनलों पर परोक्ष रूप से एकाधिकार कर सकता था। क्या तब भी स्टार कॉइन की कमी बनी रहेगी? उस मोटे आदमी की आंखें पहले से ही सुनहरे तारे के सिक्के की तरह चमक रही थीं, जो तेज रोशनी बिखेर रही थीं। और मिथ जीन सोसाइटी में निर्धारित अवसर के नियमों के बारे में वीर ने स्वाभाविक रूप से बहुत पहले ही सोच विचार कर लिया था। उसने लेन देन की एक सूची खोली, जिससे मोटे व्यक्ति, एथेना और बाकी सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। जियांग चेन फार्मास्यूटिकल क्रिस्टल 82 अवसर, ड्रैगन टाइगर टैंडन चेंजिंग पिल 500 अवसर, 9 रिवोल्यूशंस रिबर्थ पिल 1290 अवसर। औषधीय गोलियों के कॉलम में प्रत्येक औषधीय गोली के 7 अवसरों की एक विशिष्ट संख्या दी गई थी। इससे भी अधिक, जैसे होंगमैन क्रिएशन पिल जिसके लिए पूरे 10,000 अवसरों की आवश्यकता थी, और 9 रिवोल्यूशंस इमोर्टल पिल जिसके लिए 1,10,200 अवसरों की आवश्यकता थी। ये सभी पौराणिक कथाओं से ली गई औषधीय गोलियां थीं। ये केवल औषधीय गोलियों का कॉलम था।
इनमें से अधिकांश गोलियों को वीर ने स्वयं परिष्कृत किया था और अन्य केवल होनलू रसायन शास्त्र में दर्ज औषधीय गोलियां थीं, जिन्हें वह वर्तमान में परिष्कृत करने में असमर्थ था। लेकिन फिर भी उसने उन्हें सूची में शामिल कर लिया और उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि एक बार जब फैटी, एथेना और अन्य लोग ऐसी उन्नत वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकेंगे तो खर्च किए गए अवसर बहुत अधिक होंगे और वीर का अपना लाभ और भी अधिक होगा। तब तक वह पहले से ही इन औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा। औषधीय गोलियों के बाद विभिन्न प्रकार के पौराणिक ज्ञान थे। जापानी पौराणिक कथाओं का अवलोकन 1278 अवसर, पश्चिमी पौराणिक कथाओं का ज्ञान, झील परी अध्याय 10,273 अवसर, ग्रीक पौराणिक कथाओं का ज्ञान, रानी हीरा अध्याय 39,263 अवसर। इनमें से चीनी पौराणिक कथाओं का ज्ञान सबसे महंगा था, जिसमें केवल कुनलुन पर्वत पौराणिक कथाओं का संक्षिप्त विवरण आइटम की कीमत ही 120,000 अवसर या उससे अधिक थी, जो अविश्वसनीय रूप से अत्यधिक मूल्य था। लेकिन वीर को ये बिल्कुल भी महंगा नहीं लगा। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक एकमात्र ऐसी प्राचीन सभ्यता होने के नाते जिसका इतिहास अभी तक डेटिंग नहीं किया गया है, चीनी पौराणिक कथाएं अत्यंत गहन हैं। कुनलुन पर्वत की यह एक किंवदंती ही अनगिनत पौराणिक सभ्यताओं को पीछे छोड़ सकती है, जिनमें पश्चिम की महारानी, पूर्व के द्वीप, चांद संप्रदाय, सभी प्रकार की पौराणिक कथाएं शामिल हैं, इसलिए इसकी अधिक कीमत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन विस्तृत सूचियों में अवसरों के बदले विनिमय योग्य विभिन्न वस्तुओं का विवरण दिया गया था। ये देखकर मोटे व्यक्ति की आंखें रंग बिरंगी चमक उठी, मानो वह तुरंत परीक्षा पूरी करके इन वस्तुओं के बदले अवसर प्राप्त करना चाहता हो। एथेना और बाकी चारों भी बुरी तरह हिल गए थे। चूंकि यह मिथक संधारण क्लब है, इसलिए हमें लोगों को इसमें शामिल होने के लिए पर्याप्त प्रलोभन देना होगा। लेकिन साथ ही क्लब अध्यक्ष होने के नाते हमें मिथक जीन सोसाइटी के समान आंतरिक विनिमय मानक भी स्थापित करने चाहिए। पौराणिक कलाकृतियों को धारण करने वाले सदस्य पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित पौराणिक ज्ञान के बदले उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार संधारण क्लब जीन सोसाइटी का एक अधीनस्थ संगठन है और संधारण क्लब के लाभों को प्राप्त करने के लिए इसे जीन सोसाइटी के उद्देश्य और मानकों के अनुरूप होना चाहिए। बेशक चूंकि हम क्लब अध्यक्ष इस एकमात्र चैनल को नियंत्रित करते हैं, इसलिए संधारण क्लब के भीतर विनिमय की लागत जीन सोसाइटी की तुलना में निश्चित रूप से अधिक होगी। अन्यथा बिना लाभ के क्लब अध्यक्ष होने का क्या मतलब होगा? थोड़ी सी कीमत का अंतर भी उचित होना चाहिए। एथेना, ज्ञान की देवी एथेना के पौराणिक मार्ग पर साधक बनने के योग्य असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। महज कुछ ही मिनटों में उसने एक बहुत ही विस्तृत योजना तैयार की, जिसमें वीर की नींव पर मिथ कंटेनमेंट क्लब के आंतरिक मानकों को स्थापित किया गया और साथ ही उसे कई महत्वपूर्ण प्रेरणाएं भी प्रदान की गईं। शायद हम ऐसा कर सकते हैं। अवसर आसानी से नहीं मिलते, इसलिए हम आंतरिक रूप से स्टार कॉइन विनिमय मानक स्थापित कर सकते हैं। आखिरकार अवसर तो हमारी मिथ जीन सोसाइटी का एक आंतरिक लाभ मात्र है और इसे कंटेनमेंट क्लब में पूरी तरह से लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग जीन सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, वे अवसरों का वास्तविक मूल्य नहीं समझते। उन्हें अवसर देना व्यर्थ होगा। स्टार कॉइन अधिक व्यावहारिक है। मोटे व्यक्ति की आंखें चमक उठी और उसने एक और आशाजनक योजना प्रस्तावित की, जिससे उनके क्लब अध्यक्षों को और भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे। तैयार लाभ मिल रहे हैं तो क्यों न उनका लाभ उठाया जाए। एथेना, अरेस, शिवांगी और ये सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वे ज्यादा बारीकी से बात नहीं कर रहे थे। पांचों ने एक जीवंत चर्चा में भाग लिया और धीरे धीरे ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए एक क्लब संगठन का आकार लेने लगा। अध्याय 395 सैन्य मिशन। आभासी जैविक पॉड से बाहर निकलते ही वीर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आभासी ब्रह्मांड की यात्रा निस्संदेह फलदायी रही। मिथ कंटेनमेंट क्लब का मूल प्रोटोटाइप पहले ही स्थापित हो चुका था। झू तियांगांग, एथेना और अन्य लोगों की पृष्ठभूमि और ताकत को देखते हुए उन्हें बहुत जल्द परिणाम देखने को मिल सकते थे और उन्हें भी अपनी गति बढ़ाने की जरूरत थी। उन्होंने क्लब के संगठन में उन कई विवरणों को फिर से शामिल करना शुरू किया जिन पर उन्होंने पहले चर्चा की थी, विभिन्न पहलुओं को परिष्कृत किया और जैसे ही अवसर मिलेगा वह धीरे धीरे इसका विस्तार करने के लिए सदस्यों की भर्ती शुरू कर देंगे। मिथ कंटेनमेंट क्लब एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करेगा। प्रत्येक सदस्य के प्रवेश को उसकी स्वीकृति आवश्यक थी और क्षमताहीन, केवल संख्या बढ़ाने के लिए मौजूद किसी को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लब में शामिल होने की पहली शर्त कम से कम एक पौराणिक अवशेष प्रदान करना था, अन्यथा सभी बातचीत रद्द कर दी जाती थी। ये सबसे बुनियादी प्रवेश मानदंड था। यदि कोई इसे भी हासिल नहीं कर पाता
तो यह एक दूसरे के समय और ऊर्जा की व्यर्थता ही होगी। एक बार इन सभी विवरणों को अंतिम रूप दे देने के बाद अगला कदम धीरे धीरे कर्मचारियों की भर्ती करना और विस्तार करना था। लेकिन कोई जल्दी नहीं थी। वीर ने देखा कि उसकी पहचान चिप पर पहले से ही कई संदेश चमक रहे थे, जिनमें से कई वॉइसमेल प्रतीत हो रहे थे। उसने उसे खोला तो सामने एक गंभीर चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का होलोग्राम रूप दिखाई दिया, जो गहरी आवाज में कह रहा था, सेकंड लेफ्टिनेंट वीर, अंतरतारकीय युद्ध बलों के रसद विभाग में तुरंत रिपोर्ट करें। पता चला कि ग्रेट वॉल लीजन के लिए भर्ती शुरू करने का समय आ गया था। संदेश के टाइम स्टैम्प को देखकर पता चला कि यह ठीक 1 घंटा पहले का था। वीर ने झटपट एक साफ सुथरी सैन्य वर्दी पहनी, अपने सैन्य प्रतीक चिन्ह लगाए और बाहर निकल गया। प्रत्येक स्टेलर फोर्ट्रेस एक विशाल युद्ध किला था। वह बादलों की सीढ़ी पर सवार होकर तेजी से नीचे उतरते हुए किले के सबसे निचले हिस्से में पहुंच गया। पारदर्शी मिश्र धातु के पार लपटें उठ रही थीं और वह तारे के और करीब आता जा रहा था, मानो पूरी तरह से उसमें समा जाने वाला हो। पूरे तारे को ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हुए इस किले के भीतर मौजूद तकनीक कल्पना से परे थी। यदि प्रौद्योगिकी अपने चरम पर विकसित हो जाए तो भी यह मिथ जीन से हीन नहीं हो सकती है। मिथक, जीन और प्रौद्योगिकी, एक मानव जीवन के सार को भीतर से विकसित करता है, दूसरा ब्रह्मांडीय वातावरण को बाहर से बदलता है। एक बाहरी, एक आंतरिक, यही अंतरतारकीय मनुष्यों के निरंतर विकास का मूल कारण था। वीर को अपने मन में स्पष्ट रूप से यह बात समझ आ गई थी। वह बादलों की सीढ़ी से नीचे उतरता रहा और जल्द ही -11,723 के स्तर पर पहुंच गया। वह पहले ही तारे के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। बादल की सीढ़ी तारकीय मैग्मा से घिरी हुई थी, लेकिन आंतरिक तापमान सामान्य था। बूम! अंततः क्लाउड लैडर नीचे उतरा और हैच का दरवाजा खुल गया। क्या तुम वीर हो? एक लंबा, सीधा खड़ा अधेड़ उम्र का सैन्य अधिकारी पहले ही उसके सामने आ चुका था, जिसने सैन्य प्रतीक चिन्ह पहन रखे थे, और हैरानी की बात यह थी कि वह एक लेफ्टिनेंट कर्नल था। शुभ दिन, महोदय। एक नवनियुक्त अधिकारी होने के नाते उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को देखते ही तुरंत सलाम किया। नमस्कार, मैं हॉन तियानचो हूँ, अंतरतारकीय युद्ध सेना के रसद विभाग में रसायन शास्त्र विभाग का प्रमुख। आज से आप मेरे अधीन कार्यरत रहेंगे। मार्शल के आदेशानुसार मैंने आपके लिए एक अलग उच्च स्तरीय रसायन शास्त्र कक्ष की व्यवस्था कर दी है। मेरे साथ आइए। लेफ्टिनेंट कर्नल ने वीर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सिर हिलाया। जी सर, वीर ने दृढ़ स्वर में, स्पष्ट और दृढ़ आवाज में कहा। वे दोनों एक के बाद एक चलते हुए किले के सबसे भीतरी हिस्से में प्रवेश कर गए। गैलेक्सी स्तरीय कीमियागरी कक्ष में आपका स्वागत है। लाइट ब्रेन ने स्वतः ही उनके आगमन को पहचान लिया और एक भारी मिश्र धातु का दरवाजा धमाके के साथ खुल गया, जिससे एक विशाल उच्च तकनीकी प्रयोगशाला प्रकट हुई, जो तेज रोशनी से जगमगा रही थी और विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों से भरी हुई थी, जिनमें से सभी शीर्ष श्रेणी के अंतरतारकीय कीमियागरी उपकरण थे, जो सर्वोत्तम सामग्रियों से बने थे और अत्यंत सटीक थे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि रसायन शास्त्र एक अत्यंत सटीक कौशल है। बाल बराबर अंतर भी हजारों मील की त्रुटि का कारण बन सकता है। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक होने के नाते स्वाभाविक रूप से अंतरतारकीय क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संसाधनों का उपयोग करती है। वीर ने कुछ उपकरणों के बारे में केवल सुना था, उन्हें पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन अब वे सभी उसके सामने रखे हुए थे और उसके उपयोग के लिए उपलब्ध थे। एक फार्मासिस्ट और कीमियागर होने के नाते वह रोमांच से भर जाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या कोई और बात है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं? आपको किन उपकरणों की आवश्यकता है? यदि आपकी कोई भी आवश्यकता हो तो हम उसे किसी भी समय भेज सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूछा। वीर ने कमरे का जायजा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही काफी है। उनकी रसायन विद्या औषधीय गुणों पर सबसे सटीक नियंत्रण के लिए मानसिक शक्ति पर निर्भर थी, इसलिए उपकरणों के लिए उनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं थीं, ये पहले से ही पर्याप्त थीं। यदि उनमें उपकरणों की सीमाओं को पार करने की यह क्षमता नहीं होती, तो वे अपनी पूरी यात्रा के दौरान सभी प्रकार की जटिल परिस्थितियों में विभिन्न औषधियों को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होते। बहुत खूब, सेकंड लेफ्टिनेंट वीर, अब ध्यान से सुनो। मैं अब अंतरतारकीय युद्ध सेना की ओर से तुम्हें एक विशेष सैन्य मिशन सौंपने आया हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल ने गंभीर भाव से घोषणा की। वीर ने ध्यान से सुना। हमारी ग्रेट वॉल गैरिसन की अपनी सैन्य कानूनी व्यवस्था है और वह किसी भी छात्र या सैनिक पर अत्याचार नहीं करेगी। मिशन के साथ स्वाभाविक रूप से पुरस्कार मिलते हैं। मिशन पूरा करने के बाद हम आपको उसके अनुरूप पुरस्कार देंगे।
आप समझ ही गए होंगे कि आपके नेतृत्व वाली कीमिया टीम का एकमात्र मिशन क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करना है। यह एक महान हथियार है जो भूत जाति का मुकाबला करता है, लेफ्टिनेंट कर्नल ने गंभीर स्वर में कहा। वीर ने सिर हिलाया, उसने स्वाभाविक रूप से बहुत पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। यह मिशन का इनाम है जो हम आपको दे रहे हैं। अगर आप अपनी अल्केमी टीम का नेतृत्व करते हुए 1 महीने के भीतर 100 किलोग्राम से अधिक क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन तैयार कर लेते हैं तो हम आपको 10 लाख पुण्य देंगे। अगर आप 500 किलोग्राम से अधिक तैयार कर लेते हैं तो हम आपको 100 लाख पुण्य देंगे। अगर आप 1000 किलोग्राम से अधिक मेडिसिन तैयार करते हैं तो बधाई हो, आपको न केवल 300 लाख पुण्य मिलेंगे बल्कि आपको एक रैंक ऊपर पदोन्नत करके लेफ्टिनेंट बना दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल ने पुण्य पुरस्कारों की विस्तृत सूची दी। संक्षेप में कहें तो क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को जितना अधिक परिष्कृत किया जाता था उतना ही अधिक उदार पुरस्कार मिलता था। 1 महीने में 1000 किलोग्राम क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन। क्या आपको लगता है कि यह जीन दवा सस्ती गोभी की तरह है? वीर मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि पुरस्कार उदार थे, लेकिन उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं था। एक व्यक्ति के लिए इतनी अधिक मात्रा में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करना असंभव था, यहां तक कि मन की शक्ति की सहायता से भी वीर अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। भारी इनामों के बीच साहसी पुरुषों की आवश्यकता होती है। उसने इस मिशन के पीछे का उद्देश्य समझ लिया, अपने अधीनस्थों को ठीक से प्रशिक्षित करना ताकि वे भी क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की शोधन तकनीक सीख सकें और इस प्रकार पूरी कीमिया टीम की संयुक्त शक्ति से मिशन को पूरा कर सकें। सैन्य पदोन्नति सबसे बड़ा प्रलोभन था। यह एक स्पष्ट योजना थी जिसे वीर अस्वीकार नहीं कर सकता था। दरअसल वो मना ही नहीं करेगा। उसके लिए अगर घोस्ट रेस के खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए तो क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन एक बेकार वस्तु थी। इसकी शोधन प्रक्रिया जटिल नहीं थी और इसमें क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स की मुख्य तकनीक शामिल नहीं थी। इसे सैन्य पद और योग्यताओं के बदले देना बिल्कुल सही था, क्यों नहीं? जैसा कि उम्मीद थी, लेफ्टिनेंट ने सक्रियता से कहा, चिंता मत करो। आपको पता होना चाहिए कि घोस्ट रेस के साथ होने वाले हमारे आगामी युद्ध में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी मात्रा पर्याप्त हो तो ये तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। हालांकि मिशन थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर आपको कर्मियों के लिए कोई विशेष आवश्यकता है तो हम आपके लिए कर्मियों की व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। बस आप अपनी शर्तें बता दीजिए, हम आपकी जरूरत के अनुसार योग्य व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। उनके शब्दों में प्रबल आत्मविश्वास झलक रहा था। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। वीर ने बिना झिझक के तुरंत सहमति दे दी। सर, कृपया मुझे ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी और लीजन के फार्मासिस्टों की जानकारी भेजें, मुझे उन्हें छांटना है। मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए तुरंत बड़ी मात्रा में डेटा भेज दिया। वीर ने लापरवाही से उसे खोला और उसकी पहचान चिप ने कई आकृतियां, उनके रूप रंग, जानकारी, पहचान और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी रसायन विद्या की क्षमताएं प्रदर्शित की। उनमें से प्रत्येक एक दुर्लभ अंतरतारकीय फार्मासिस्ट था और सबसे निचला रैंक उन्नत फार्मासिस्ट था, जिनमें से कई ग्रैंडमास्टर कीमियागर भी थे। अध्याय 396, पृष्ठ 393, प्रतिभा मानक। लांस चेनॉट, उन्नत फार्मासिस्ट, उम्र 35 वर्ष, रोमन संघ के ग्रह डिस पर जन्मे। चेन डोंगलाई, ग्रैंडमास्टर कीमियागर, उम्र 52 वर्ष, खुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य के मेडिसिन किंग स्टार पर जन्मे। ओकलैंड, एडवांस्ड फार्मासिस्ट, उम्र 41, यूरोपा यूनियन के प्लेनेट चालो पर जन्मा। ... उसकी आंखों के सामने कई आकृतियां कौंध गईं। हर एक फार्मासिस्ट था, सभी सैन्य वर्दी पहने हुए थे और जोश से भरे हुए थे। अंतरिक्षीय मनुष्यों की औसत जीवन अवधि पहले ही 200 वर्षों से अधिक हो चुकी थी और 40 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति अपने चरम पर था। इनमें से कोई भी व्यक्ति उन्नत फार्मासिस्ट के पद से नीचे नहीं था और सभी अपने जीवन के सबसे जीवंत दौर में थे। स्पष्ट रूप से वे ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित प्रतिभाशाली छात्र थे, जिन्हें विशेष रूप से वीर से क्रिम्सन सर्प फायर मेडिसिन की औषधि शोधन तकनीक सीखने के लिए भेजा गया था। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ने आपको फार्मासिस्टों के ये प्रोफाइल उपलब्ध कराए हैं। आपका क्या विचार है? लेफ्टिनेंट कर्नल ने वीर की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उन्हें पूरा विश्वास था कि वीर संतुष्ट होगा। वीर पढ़ते हुए गंभीर भाव से भौहें चढ़ा रहा था। सर, वे मेरी तकनीक नहीं सीख सकते। क्या इसे सीख भी नहीं सकते? लेफ्टिनेंट कर्नल पूरी तरह से हैरान रह गए। ये जानना महत्वपूर्ण था कि ये लोग साधारण नहीं थे।
वे कम से कम उन्नत फार्मासिस्ट थे और उनमें ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट की भी कोई कमी नहीं थी। वे ग्रेट वॉल लीजन में सर्वश्रेष्ठ थे और साधना के लिए प्रमुख प्रतिभा माने जाते थे। यदि क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन तकनीक का अत्यधिक महत्व न होता तो ऐसी प्रतिभा को एक सेकंड लेफ्टिनेंट के अधीन नियुक्त करके कैसे बर्बाद किया जा सकता था। यह महज एक औषधि को परिष्कृत करने की तकनीक थी, वे इसे कैसे नहीं सीख सकते थे। अगर वीर का हावभाव बनावटी न लगता तो उसे सचमुच शक हो जाता कि यह बच्चा जानबूझकर तकनीक सिखाना नहीं चाहता था। उन्हें पहले ही सैन्य पदवी मिल चुकी थी। इसके बदले में यदि वे जानबूझकर इस तकनीक को छिपाते तो इसके परिणाम अकल्पनीय होते। सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक होने के नाते वह इतना मूर्ख तो हो ही नहीं सकता। लेफ्टिनेंट कर्नल गंभीर चेहरे के साथ वीर के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके चेहरे के भावों में बदलाव देखकर वीर समझ गया कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन वे इसे सीख ही नहीं सकते। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करने के लिए मेरी अनोखी औषधि शोधन तकनीक क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स की आवश्यकता होती है। इसमें तरल औषधि को ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित करना शामिल है। इसका फार्मासिस्ट के पद से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए एक विशिष्ट मानसिक ऊर्जा प्रकार के जीन की आवश्यकता होती है। शोधन चरणों को नियंत्रित करना और अदृश्य मानसिक ऊर्जा से औषधीय गुणों का विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि गुणों को बिना किसी टकराव और विस्फोटक प्रतिक्रिया के एक छोटे से क्रिस्टल में संघनित किया जा सके। यदि उन्होंने मानसिक ऊर्जा प्रकार के जीन को जागृत नहीं किया है तो उनका पद चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वे मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स। वीर की एक भी बात उसे समझ नहीं आई। मैंने इस औषधि शोधन तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना। हालांकि ये बिल्कुल संभव था। शायद केवल एक ऐसी औषधि शोधन तकनीक ही जो अंतरतारकीय जगत में पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी, क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन जैसी असामान्य वस्तु का शोधन कर सकती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझसे ही लापरवाही हो गई। तो फिर आपको किस तरह के फार्मासिस्ट चाहिए? बेझिझक अपनी स्थिति बताए, हमारी ग्रेट वॉल गैरिसन आपको उन्हें ढूंढने में जरूर मदद करेगी। ऐसा लगता है कि ग्रेट वॉल गैरिसन क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को वाकई बहुत महत्व देता है। वीर ने मन ही मन सोचा, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं थी। दूसरा पक्ष क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को जितना अधिक महत्व देता था, उसका अपना मूल्य उतना ही अधिक होता था और उसे उतने ही अधिक लाभ प्राप्त होते थे। हालात ज्यादा कठिन नहीं हैं। वीर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मेरे सिर्फ दो ही नियम हैं। पहला, सभी फार्मासिस्टों में मानसिक ऊर्जा या मनोप्रेरित मिथक जीन जागृत होना चाहिए जो मनोगति करने में सक्षम हो। दूसरा, फार्मासिस्ट के पद के लिए मेरी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, प्राथमिक फार्मासिस्ट का पद प्राप्त करना ही पर्याप्त है। हालांकि एक बात बेहद जरूरी है, उन्हें आदेशों का पूरी तरह पालन करना होगा, अन्यथा मुझे उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी औषधि शोधन टीम के आंतरिक मामलों में दखल दे। लेफ्टिनेंट कर्नल तुरंत विचार करने लगे। पहली शर्त बहुत ही विचित्र थी, लेकिन अस्वीकार्य नहीं थी। दूसरी शर्त थोड़ी पेचीदा थी। एक मामूली लेफ्टिनेंट ने तो अपनी टीम के लिए पूर्ण स्वायत्तता की मांग कर रखी थी। यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना थी, लेकिन सोचने के बाद भी उसने सिर हिलाया। पेशेवर मामलों को पेशेवरों द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए और स्वाभाविक रूप से हर चीज का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर किया जाएगा। अगर वीर सचमुच मिशन पूरा कर लेता तो सब कुछ ठीक हो जाता। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो न केवल उसकी स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी, बल्कि यह भी एक समस्या बन जाएगी कि क्या वह अपना द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद बरकरार रख पाएगा। ये सब बातचीत के दायरे में है। क्या आपको यकीन है कि फार्मासिस्टों के लिए कोई पद की पाबंदी नहीं है? प्राथमिक फार्मासिस्ट भी स्वीकार्य हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ने आखिरी बार पुष्टि की, उन्हें यह अविश्वसनीय लग रहा था। चिंता मत कीजिए श्रीमान, वीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्रिम्सन सर्प फायर मेडिसिन के महत्वपूर्ण चरण में मानसिक ऊर्जा क्षमताओं पर महारत हासिल करना आवश्यक है। इसके अलावा शोधन के चरण बहुत जटिल नहीं हैं। यदि सीखने की इच्छा हो तो एक प्राथमिक फार्मासिस्ट भी सफल हो सकता है। ठीक है, चूंकि आप ऐसा कह रहे हैं, मैं आपके लिए नए फार्मासिस्ट चुनूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी पहचान चिप पर उंगली से बार बार टैप करते हुए और कई आदेश देते हुए कहा। इस दौरान वीर ने औषधि शोधन प्रयोगशाला का दौरा किया और आंतरिक वातावरण तथा शोधन उपकरणों की जांच की। धप धप धप। कुछ ही देर में कदमों की तेज, एक समान और सटीक आवाज सुनाई देने लगी। ध्यान दें,
एक जोरदार आवाज आए और आदेश का पालन करते हुए सभी लोग प्रयोगशाला के बाहर रुक गए। अंदर आओ, लेफ्टिनेंट जनरल गुर्राया। इसके बाद प्रयोगशाला का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। 100 से अधिक फार्मासिस्ट अंदर आए, कुछ बूढ़े थे, कुछ जवान। जवान फार्मासिस्ट वीर की उम्र के थे, जबकि बूढ़े फार्मासिस्टों के बाल सफेद थे। लेकिन बिना किसी अपवाद के हर किसी में मानसिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव मौजूद था। लेफ्टिनेंट जनरल उनके सामने आए और बोले, अब मैं आपको पुण्य कमाने का अवसर दे रहा हूं। ये रसद विभाग के द्वितीय लेफ्टिनेंट वीर हैं। अब से आप इनके साथ एक नई औषधि शोधन तकनीक क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का अभ्यास करेंगे। यह एक बिल्कुल नई विनाशकारी औषधि है, भूत जाति के लिए अभिशाप है और युद्ध के मैदान में अत्यंत घातक है। जो भी इसे सीख लेगा उसे अधिकारी पद पर पदोन्नति का मौका मिलेगा। सभी चौंक गए, लेकिन मन ही मन उत्साहित भी थे। इस तरह के एक महत्वपूर्ण मिशन में भाग लेना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। फार्मासिस्ट के रूप में वे जितनी अधिक औषधि शोधन तकनीकों में महारत हासिल करते हैं, उनकी नींव उतनी ही मजबूत होती है और फार्मासिस्ट के रूप में उनकी रैंक बढ़ाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इतना ही नहीं, ये क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन थी, एक दुर्लभ औषधीय गोली जिसने ग्रेट वॉल लीजन में पहले ही काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। ऐसा अवसर और कहाँ मिल सकता था। वे इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते थे। वे मन ही मन खुश हुए, लेकिन सबसे आगे खड़े वीर के युवा रूप को देखकर उनकी मुस्कान गायब हो गई। वीर क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का आविष्कारक था, लेकिन आखिर वह तो सिर्फ एक प्रथम वर्ष का छात्र था। भला उसमें क्या क्षमताएं हो सकती थीं? क्या उसे मेडिसिन रिफाइनिंग टेक्निक सौंपकर जल्दी से चले नहीं जाना चाहिए था? दुर्लभ फार्मासिस्ट होने के नाते उनमें से कई अहंकारी थे। उन्होंने वीर को सिर से पैर तक अभद्र तरीके से परखा, पूर्वाग्रह से भरे हुए, केवल लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकार के कारण ही बोलने से परहेज किया। लेकिन वीर यह सब पहले ही देख चुका था। वह आगे बढ़ा, उसका चेहरा गंभीर और भावहीन था। अब तुम मेरी आवश्यकताओं के अनुसार औषधि को परिष्कृत करोगे। केवल योग्य व्यक्ति ही यहाँ रह सकते हैं। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो तुरंत बाहर निकल जाओ। उसकी आवाज बिजली की कड़क जैसी थी, जिसमें जरा भी दया नहीं थी। ये सुनकर फार्मासिस्टों के चेहरे तुरंत बिगड़ गए, लेकिन वीर ने नरमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। चाहे फार्मासिस्ट कितना भी प्रतिभाशाली हो या उसकी शोधन क्षमता कितनी भी प्रबल हो, अगर वह उनका उपयोग नहीं कर सकता था तो वह उन्हें बिल्कुल नहीं चाहता था। ये लोग अभिमानी प्रतीत होते थे, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। यद्यपि वे आहत थे, फिर भी कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। अवसर बहुत कम थे। अगर वे इस बार चूक गए तो उनके लिए दोबारा इतने महत्वपूर्ण लेकिन सुरक्षित मिशन में भाग लेना मुश्किल होगा। कोई भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। देखो मैं दवाइयों को कैसे निखारता हूँ। जितना हो सके सीखो। मैं सिर्फ 20 लोगों को ही रखूंगा। जितना ज्यादा और जितनी तेजी से सीखोगे, तुम्हारे यहाँ रहने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। वीर ने उनकी बात अनसुनी कर दी, धीमी आवाज में कुछ कहा और सीधे ऑपरेशन करने लगा। उनकी हरकतें सहज और व्यवस्थित थीं और उनके हाथों और दिमाग के नियंत्रण में विभिन्न औषधीय सामग्रियों में अद्भुत परिवर्तन हुए, जिससे वहां मौजूद सभी लोग तुरंत अपनी आंखें चौड़ी करने लगे। अध्याय 397 कठोर मूल्यांकन। टेस्ट ट्यूब हवा में तैर रही थी, मानो अदृश्य हाथों द्वारा नियंत्रित की जा रही हो, एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही थी। निष्कर्षण, विघटन, तापन। औषधि शोधन तकनीक की प्रक्रियाओं का एक पूरा क्रम निर्बाध और स्वाभाविक रूप से चल रहा था। एक व्यक्ति के पास केवल 2 हाथ होते हैं, इसलिए तार्किक रूप से औषधि शोधन तकनीक की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जानी चाहिए, जिसमें जीन औषधि की एक एक बोतल को परिष्कृत किया जाए। लेकिन वीर ने अपनी मानसिक ऊर्जा से पात्रों को नियंत्रित करते हुए एक साथ क्रिम्सन सर्प फायर मेडिसिन के 10 भाग तैयार किए। समय बहुत कम हो गया और गति काफी बढ़ गई, फिर भी वे बिना किसी टकराव के समानांतर रूप से आगे बढ़ते रहे। ये देखकर फार्मासिस्टों की आंखें एक एक करके चौड़ी हो गईं। इस व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा कैसे जागृत हुई? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वह एक साथ 10 काम कर सकता था, और वह भी इतनी सहजता से। ऐसा लगता ही नहीं था कि वह अपनी क्षमता की सीमा तक भी पहुंचा है। यद्यपि वह केवल एक महान साधक था, फिर भी वह मानसिक ऊर्जा जीन के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका था, बाकी सभी से बहुत आगे। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे और अपने तिरस्कारपूर्ण विचारों को त्यागने के लिए बाध्य थे। औषधि शोधन तकनीक ही है, इसका साधना या उम्र से कोई लेना देना नहीं है।
अब तक उन्होंने जो देखा उससे ये स्पष्ट था कि इस बच्चे की औषधि शोधन तकनीक उनमें सबसे उत्कृष्ट थी, लेकिन यह उन्हें वीर के नेतृत्व में स्वेच्छा से चलने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दुर्लभ अंतरतारकीय फार्मासिस्ट होने के नाते उनका दर्जा ऊंचा था और उनका अहंकार दूसरों से कहीं अधिक था, उन्हें इतनी आसानी से वश में नहीं किया जा सकता था। इस समय वीर के सामने लाल पारदर्शी घोल की 10 बोतलों को एक साथ सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया, जो एक साथ मिलकर एक बन गईं और प्रकाश की रोशनी में शुद्ध लाल चमक उत्सर्जित करने लगी। क्या ये पहले ही पूरा हो चुका है? बहुत आसान। क्या क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन इतनी आसान है? लड़ाई के फुटेज में प्रदर्शित जानकारी के अनुसार क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन घोस्ट रेस के खिलाफ अत्यधिक घातक है। सिर्फ एक बोतल घोल से यह कैसे संभव हो सकता है? चाहे तकनीक कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, वह औषधि शोधन तकनीक की सरलता को छिपा नहीं सकती। उनके चेहरों पर उदासीनता, भ्रम और समझ की कमी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस औषधि की शोधन प्रक्रिया से इसके अंतिम औषधीय प्रभाव और वास्तविक कार्य का अनुमान लगाना एक मूलभूत विरोधाभास था। यह न तो वैज्ञानिक था और न ही जीन से संबंधित। जिस क्षण वे अचंभित हुए, अगले ही पल उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ध्यान से देखो, यही वह चरण है जो क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। अगर तुम इसे चूक गए तो तुम्हें दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। वीर चिल्लाया और तुरंत काम शुरू कर दिया। उसकी आंखों से चांदी जैसी रोशनी निकली और एक अदृश्य मानसिक शक्ति का प्रवाह हुआ। उसने हाथ से पकड़ने का इशारा किया और आग की लपटें भड़क उठीं। क्रिम्सन सर्प फायर मेडिसिन वाले पात्र वास्तव में आग की लपटों में झुलस गए थे। उसने तुरंत हाथों से ऐसी मुद्राएं बनाईं जो नाचती हुई तितलियों की तरह सुंदर थीं, फिर भी उनमें गहरे रहस्य समाये हुए थे जिन्होंने देखने वालों को चकित कर दिया। उसके नियंत्रण में ज्वालाओं की ऊष्मा घोल में प्रवेश कर गई, जिससे वह लगातार वाष्पीकृत होता रहा। अलग करो, वीर चिल्लाया। उसकी मानसिक शक्ति चाकू की तरह थी। एक अदृश्य वार ने पल भर में घोल को लाखों हिस्सों में विभाजित कर दिया, उन्हें एक एक करके अलग कर दिया और फिर तेजी से वाष्पीकृत और घुलते हुए रेत जैसी छोटी छोटी वस्तुएं बना दी। ये चमत्कारिक परिवर्तन फार्मासिस्टों के लिए किसी चमत्कार जैसा प्रतीत हुआ, जिससे उनकी सांसें तेज हो गईं। ये जीन पोषण घोल अत्यधिक ऊर्जावान और रेडियोधर्मी थे। क्या आग से सीधे भूनने पर इनमें विस्फोट नहीं हो जाएगा? यह आग में जलते विस्फोटकों से खेलने जैसा था। एक छोटी सी चूक भी भयावह अंत का कारण बन सकती थी। और जैसे ही उन्होंने अपना दिमाग खपाया लेकिन कुछ समझ नहीं पाए, वीर के हाथ में मौजूद क्रिम्सन सर्प फायर मेडिसिन धीरे धीरे आकार लेने लगी, जो लाल रेत जैसे पदार्थ के ढेर के रूप में प्रकट हुई, जिसमें उसकी औषधीय शक्ति समाहित थी। फार्मासिस्टों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में इतनी हैरानी होने के बावजूद वे तथ्यों के सामने कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब आप शुरू कर सकते हैं। मेरी पिछली औषधि शोधन तकनीक के चरणों को दोहराएं। याद रखें, मुझे अधिकतम 20 लोगों की ही आवश्यकता है। यदि आप रुकना चाहते हैं तो अपना पूरा प्रयास करें, वीर ने शांत भाव से कहा और परिष्कृत क्रिम्सन सर्प फायर औषधि को वैक्यूम सील करते हुए उसे शोधन मेज के सामने रख दिया ताकि सभी उसे देख सकें। ये देखकर फार्मासिस्ट तुरंत तैयारियों में जुट गए और इस एडवांस्ड फार्मेसी कक्ष में हर तरह के उपकरण मौजूद थे, जिससे किसी भी स्कूल के फार्मासिस्टों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का भरपूर अवसर मिलता था। उन्होंने वीर की औषधि शोधन तकनीक के चरणों को याद किया और उन्हें व्यवस्थित तरीके से आजमाना शुरू कर दिया। वीर और लेफ्टिनेंट कर्नल उनके बीच गश्त लगा रहे थे, किसी भी छोटी सी गलती को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे और वे सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि फार्मासिस्ट बनने वाला कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। वे जल्दी ही इस काम को सीख जाते थे और एक बार देखने के बाद ही वे व्यवस्थित ढंग से अपने पेशे को निखारने लगते थे, जो देखने में काफी अच्छा लगता था। अगर वे सचमुच क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करना सीख जाएं, तो इससे उनका अपना दबाव काफी कम हो जाएगा। तभी उसकी निगाहें तीखी हो गईं और बेहद उदास हो गईं। वह एक अभिमानी चेहरे वाले व्यक्ति के पास गया और गहरी आवाज में बोला, तुम मेरी औषधि शोधन तकनीक के चरणों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने 3 चरण पहले ही उदासीनीकरण घोल क्यों तैयार कर लिया? उस व्यक्ति ने ऊपर देखा और उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सबसे उन्नत अंतरतारकीय औषधि शोधन तकनीक विद्यालय, सटीक रसायन शास्त्र का अध्ययन करता हूँ। मेरे सावधानीपूर्वक किए गए गणना के अनुसार ऐसा करने से परिष्कृत औषधि का प्रभाव 30% तक बढ़ सकता है। इसलिए मैंने एक बेहतर तरीका चुना। इस समय वह आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। वीर ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और बिना कुछ कहे जाने के लिए मुड़ गया।
खुद से बहस करने के बाद उसे चुप देखकर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हे बच्चे, अगर तुमने क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का आविष्कार भी कर लिया है, तो भी यह एक कच्चा तरीका ही है। तुम्हें सटीक कीमियागरी का जादू कैसे पता चलेगा, जो अंतरतारकीय औषधि शोधन तकनीकों के 10 सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक है। एक बार जब मैं इस क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को सीख लूंगा, तो अंततः इस मेडिसिन रिफाइनिंग टेक्निक टीम का नेतृत्व मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। अधिकारी जी, उस बेवकूफ को बाहर निकालिए। वह मेरी औषधि बनाने की तकनीक नहीं सीख पाएगा, वीर ने लेफ्टिनेंट कर्नल से कहा। इस सीधे सादे वाक्य ने लेफ्टिनेंट कर्नल के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब कर दी। क्या? अपनी बात समझाओ। उस व्यक्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बेतहाशा चीखने लगा। लेकिन वीर उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। उन्होंने दान शोधन तकनीक से क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की शोधन विधि को सरल बनाया। हर चरण अंतिम तैयार उत्पाद से निकटता से जुड़ा हुआ था। क्या इस व्यक्ति को लगता था कि वह उन महान साधकों के बराबर हो सकता है जिन्होंने प्राचीन काल में औषधि शोधन तकनीक का आविष्कार किया था? उसने औषधि शोधन तकनीक की विधि को सिर्फ एक बार देखा और होशियारी दिखाने लगा। अगर वह मूर्ख नहीं तो और क्या हो सकता था? उससे एक और शब्द कहना उसकी सांसों की बर्बादी होगी। इसे ले जाओ। वीर का मन बना हुआ देखकर लेफ्टिनेंट कर्नल ने हाथ हिलाया और गहरी आवाज में कहा। सैनिकों के एक समूह ने उसे घेर लिया। जबरन भगाए जाने पर फार्मासिस्ट का चेहरा बिगड़ गया और वह दहाड़ते हुए बोला, ईर्ष्या। तुम जरूर मुझसे ईर्ष्या करते हो, डरते हो कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा और मुझे भगाना चाहते हो। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? एक बार जब मैं क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन सीख लूंगा, तो देखते हैं कि किसकी औषधि बेहतर गुणवत्ता की होती है। लेकिन वीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने उसे पूरी तरह से ऐसे समझा जैसे वह मौजूद ही न हो। फार्मासिस्ट और भी कुछ कहना चाहता था। अगले ही पल सैनिकों ने उसे घेर लिया, बिना किसी औपचारिकता के उसका मुंह ढक दिया और उसे जबरदस्ती बाहर घसीट कर ले गए। बंदरों को डराने के लिए मुर्गी को मारना। इस दृश्य को देखकर अन्य फार्मासिस्टों के दिलों में तुरंत एक सिहरन सी दौड़ गई। बूम! किसी का ध्यान भटक गया और उसने लौ के तापमान को ठीक से नियंत्रित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप टेस्ट ट्यूब तुरंत फट गई। इसे भी हटा दो। ये देखकर वीर ने सिर हिलाया। भला इतनी अस्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति इतनी सटीक औषधि शोधन तकनीक में कैसे महारत हासिल कर सकता है? फार्मास्यूटिकल्स में क्रिस्टलीकरण के लिए और भी अधिक सटीकता की आवश्यकता होती थी। एक छोटी सी गलती के भी अकल्पनीय परिणाम हो सकते थे। 2 लोगों को एक के बाद एक बेरहमी से घसीटकर बाहर निकाला गया। ये देखकर बाकी लोगों ने लापरवाही से ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं की और सभी ने अपने हाथों में मौजूद औषधि को परिष्कृत करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बुरा सपना तो अभी शुरू ही हुआ था। आपने लौ का तापमान इतना अधिक क्यों बढ़ा दिया? क्या आप जल्दबाजी कर रहे हैं? औषधि शोधन तकनीक के बुनियादी नियम अलग हैं। रद, तुम इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। बाहर। दवा शोधन तकनीक के चरणों को उलट दिया गया है। गलत खुराक की समस्या दूर हो गई है। वीर ने जरा भी दया नहीं दिखाई। जब तक वह उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, चाहे वे उन्नत फार्मासिस्ट हो, ग्रैंडमास्टर कीमियागर हो या प्राथमिक फार्मासिस्ट हो, उसकी नज़र में वे सब एक समान थे और सभी को बाहर कर दिया जाता था। बाकी बचे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके दिलों पर एक भारी पत्थर रखा हो। वे जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन सभी को यह एहसास हो गया था कि इस मूल्यांकन की कठोरता कल्पना से परे थी। अध्याय 398 अंतिम चयन। अवसरवादियों से दूर रहो। कोई षड्यंत्रकारी नहीं। कपटी लोगों से दूर रहो। वीर चयन प्रक्रिया में बेहद सख्त था। फार्मासिस्टों की पहचान चाहे जो भी हो, अगर वे निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता था। लोगों को एक एक करके बाहर किया जाता रहा, चाहे अंततः वह अपने मनचाहे 20 व्यक्तियों का चयन कर पाए या नहीं। अगर वे उसकी पसंद के अनुरूप नहीं होते तो वह उन्हें तुरंत खारिज कर देता था। दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक होने के नाते ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। वीर को आज्ञापालन चाहिए था, न कि खुद को होशियार साबित करना। कुछ बुरे लोग पूरे समूह को बिगाड़ देते हैं। जो लोग केवल मामूली चालें चलते थे, वे न केवल अनुपयोगी थे बल्कि हानिकारक भी थे। वीर अब भी 1000 किलोग्राम का मासिक लक्ष्य हासिल करना चाहता था और अपनी सैन्य रैंक को बढ़ाना चाहता था। ग्रेट वॉल गैरिसन अंतरतारकीय मनुष्यों की सबसे विशिष्ट सेना थी।
यदि एक दिन उसका सैन्य पद इतना ऊंचा हो जाए कि वह अपनी खुद की इकाई की कमान संभाल सके, जो उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा, तब तक वह न केवल अपने भाग्य का स्वामी बन जाएगा, बल्कि संभवतः वह संपूर्ण अंतरतार्कीय मानव जाति के भाग्य के प्रमुख शासकों में से एक भी बन जाएगा। भविष्य की कल्पना करना सार्थक था, लेकिन उसे अभी भी वर्तमान से थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करनी थी। जिन लोगों का हृदय स्वभाव अस्थिर था, उन्हें हटा दिया गया और शेष लोग अधिक अनुशासित हो गए। उनकी औषधि शोधन तकनीक के चरण अत्यंत सावधानीपूर्वक थे। वे जरा भी लापरवाही करने या किसी भी प्रकार की व्यर्थ चालबाजी करने का साहस नहीं करते थे। वे सभी जानते थे कि वीर उनके साथ जरा भी विनम्रता नहीं दिखाएगा। एक फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट ही होता है। महज एक बार देखने के बाद ही उन्होंने क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन बनाने की अधिकांश विधियां याद कर ली थीं। जल्द ही तैयार तरल क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की बोतलें भी तैयार हो चुकी थीं। यद्यपि यह उनका पहला प्रयास होने के कारण इसकी क्षमता काफी कम हो गई थी और गुणवत्ता भी उच्च स्तर की नहीं थी, लेकिन यदि यह सफल रहा तो भविष्य में इसे और बेहतर बनाना मुश्किल नहीं होगा। इस क्षण वीर की आंखें और भी गहरी हो गईं। अगला कदम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम था, क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स। इससे पहले बताई गई औषधि शोधन तकनीक में तकनीकी सामग्री बहुत कम थी। केवल यही चरण क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की प्रभावकारिता में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण था। अन्यथा यह अधिक से अधिक अत्यधिक रेडियोधर्मी उच्च ऊर्जा वाले तरल जीन औषधि की एक बोतल होगी। सभी ने उचित तरीके से शोधन शुरू किया, आग से घोल को वाष्पित किया और घोल के धीरे धीरे वाष्पित होने के साथ साथ लौ के तापमान को महसूस करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा को अलग किया। बूम! एक विस्फोट। एक व्यक्ति के जीन पोषण में तीव्र ज्वाला के कारण जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आंतरिक ऊर्जा की तीव्र गति से प्रतिक्रिया हुई। वीर ने सिर हिलाया। इस व्यक्ति को केवल इतना पता था कि क्रिस्टलीकरण औषधि में आग से वाष्पीकरण की आवश्यकता होती है। इसे केवल रूप रंग की समझ थी, लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत का ज्ञान नहीं था। यह अंधाधुंध नकल कर रहा था। बाहर बूम बूम बूम। इस व्यक्ति के विस्फोट से मानो बाढ़ का द्वार खुल गया, जिसके बाद एक के बाद एक लगातार विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। घोल से भरी बोतलें धमाके के साथ फट गईं। बाहर 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 डॉट डॉट डॉट। जिन लोगों को केवल नकल करना आता था और जिन्हें औषधि शोधन तकनीक की कोई व्यक्तिगत समझ नहीं थी, वीर ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई और उन सभी को खत्म कर दिया। लेकिन शेष लोगों ने उचित तकनीक से इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने उपकरणों की सहायता से क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की क्रिस्टलीय संरचना का विश्लेषण किया और सूक्ष्मदर्शी से ये देखा कि इन दानेदार औषधियों में समचतुर्भुज के आकार के क्रिस्टल आपस में जुड़े हुए थे, जो एक संपूर्ण इकाई के रूप में दिखाई देते थे और औषधीय शक्ति को मजबूती से समाहित किए हुए थे। जैसे जैसे उनकी दृष्टि स्पष्ट होती गई, वे क्रिस्टलीकरण औषध विज्ञान के चमत्कार पर और अधिक आश्चर्यचकित होते गए, और उन्होंने वह सोचने और करने का साहस किया जो उनके पूर्वजों ने कभी नहीं किया था। क्या इतनी गहन और रहस्यमय तकनीक की कल्पना सचमुच वीर ने अकेले ही की होगी? उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। क्रिस्टलीकरण की यह शोधन तकनीक जीन पोषण प्रौद्योगिकी को काफी हद तक उन्नत कर सकती है, जिससे इसकी तीव्र औषधीय शक्ति को छोटे क्रिस्टलों में समाहित किया जा सकता है। केवल इसी तरह से क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की हिंसक औषधीय शक्ति को संतुलन की एक अद्भुत स्थिति में बनाए रखा जा सकता था, जो न तो कभी भी विस्फोटित हो सकती थी और न ही किसी भी क्षण ट्रिगर होने में असमर्थ थी। उन्हें अचानक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ। लेकिन समझना एक बात थी, इस क्रिस्टल की आंतरिक संरचना इतनी अद्भुत थी, वास्तव में कला का एक अद्भुत नमूना। इसे हासिल करना बेहद मुश्किल था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वीर को भर्ती के समय फार्मासिस्टों में जागृत मानसिक ऊर्जा जीन की आवश्यकता होती थी। केवल अदृश्य और अमूर्त मानसिक ऊर्जा ही सूक्ष्म स्तर पर सूक्ष्म बोध कर सकती है और दवाओं की प्रतिक्रियाओं में हेरफेर कर सकती है। दरअसल अंतरतारकीय ब्रह्मांड विशाल था, जिसमें कई प्रतिभाशाली व्यक्ति उभर रहे थे और कई प्रसिद्ध औषधि शोधन तकनीक स्कूल पहले से ही मानसिक ऊर्जा के साथ औषधि शोधन तकनीक में सहायता करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जीन पोषण को क्रिस्टल में परिष्कृत करके उसकी औषधीय शक्ति को बरकरार रखना वास्तव में अभूतपूर्व था। वे प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे, मानो उनके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई हो। उन्हें एक स्पष्ट पूर्वाभास था कि यदि वे वास्तव में इस क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के भीतर के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, तो भले ही अंततः उनका सफाया हो जाए, फिर भी इससे उनकी औषधि शोधन तकनीक में बहुत प्रगति होगी। बाकी बचे फार्मासिस्टों ने पूरी एकाग्रता से काम पर ध्यान केंद्रित किया, खुद को उस काम में लीन कर लिया और काम शुरू कर दिया।
उन्होंने सावधानीपूर्वक क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के घोल को लौ पर रखा, गर्मी को नियंत्रित किया, फिर मानसिक ऊर्जा के साथ दवा को पारगम्य बनाया, हर छोटे से छोटे परिवर्तन का अनुभव किया और धीरे धीरे इसे क्रिस्टलीकृत किया। ये देखकर वीर ने मन ही मन सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता था कि शेष 50 से अधिक लोग क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स के मूल सिद्धांत को पहले ही समझ चुके थे, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। वास्तविक संचालन में अभी भी एक महत्वपूर्ण चरण बाकी था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो वह उन्हें नहीं चाहता। ये जीन पोषण की खंडित प्रक्रिया थी, जिसके लिए जीन पोषण घोल को खंडों में विभाजित करने और फिर उन्हें वाष्पीकृत करने के लिए शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। अन्यथा क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की औषधीय शक्ति इतनी प्रबल थी कि यदि इसे एक ही स्थान पर केंद्रित किया जाए तो इसे रेतीले क्रिस्टल में परिवर्तित करना मुश्किल होगा। और इसमें स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि कोई इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, यदि उसकी मानसिक ऊर्जा मानक के अनुरूप नहीं है, तो जाहिर है कि वह क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन नहीं सीख पाएगा। बूम बूम बूम। दरअसल ये वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। इनमें से कई लोग केवल मानसिक ऊर्जा से ही अनुभव कर सकते थे, लेकिन उनमें मनोगतिकी की जोड़ तोड़ करने की शक्ति का अभाव था, जिससे औषधीय तरल को अलग करना मुश्किल हो जाता था। तीव्र गर्मी के कारण नवगठित औषधि के क्रिस्टल तुरंत पूरी तरह से फट गए। क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स के लिए मानसिक बोध और मानसिक हेरफेर दोनों क्षमताओं में महारत हासिल करना आवश्यक था, केवल बोध ही पर्याप्त नहीं था। वीर ने बार बार अपना सिर हिलाया। वे लोग भी समझ गए थे कि उन्हें बाहर कर दिया गया है और एक एक करके वे निराश होकर चले गए। जब वे वहां से गुजरे तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और आश्वस्त होकर वीर को प्रणाम किया। हालांकि वीर अभी युवा था, लेकिन अब वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि उसकी औषधि शोधन तकनीक अन्य सभी से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यदि केवल यही तकनीक परिपक्व हो जाए तो वीर एक महान फार्मासिस्ट बनने के लिए पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर लेगा। हालांकि वे बाहर हो गए, लेकिन इस यात्रा के दौरान क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की शोधन तकनीक को देखने और व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने मात्र से उन्हें बहुत लाभ हुआ, जिससे उनकी अपनी मेडिसिन रिफाइनिंग तकनीक को बहुत मदद मिली। वीर ने उनकी कृतज्ञता को अस्वीकार नहीं किया, ये तो स्वाभाविक ही था। इस समय प्रतिभागियों के बाहर होने के बाद मैदान में केवल 18 लोग ही बचे थे, जो 20 से भी कम थे। उन्होंने एक एक करके उन्हें परिष्कृत करना शुरू किया और क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन अलग होने लगी, जिससे उसके बनने के संकेत दिखाई देने लगे। हालांकि उनके भीतर की हिंसक ऊर्जा अभी पूरी तरह से दबी नहीं थी और किसी भी क्षण विस्फोट करने के लिए तैयार थी, फिर भी वे सही मार्ग पर थे। जब तक वीर औषधि शोधन तकनीक की विशिष्ट विधियों पर अधिक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा, सफलता अधिक दूर नहीं होगी। वीर ने ये देखकर सिर हिलाया। ये अंतिम उम्मीदवार होने चाहिए। उसकी औषधि शोधन टीम पहले ही गठित हो चुकी थी। अध्याय 399 प्रचार और शिक्षा। क्या यही आपकी अंतिम सूची है? लेफ्टिनेंट कर्नल ने वीर द्वारा सौंपी गई सदस्यों की सूची देखी और भौहें चढ़ा ली। क्या 18 लोग कुछ कम नहीं हैं? क्या वे सैन्य मिशन पूरा कर पाएंगे? वीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, 18 लोग बिल्कुल भी कम नहीं हैं। मुख्य कारण यह है कि क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन बनाने की तकनीक में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वर्तमान में केवल यही लोग इसके लिए योग्य हैं। जन्मजात तकनीकी सीमाओं को छोड़कर एक बार क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन बनाने की तकनीक सीख लेने के बाद इसका निर्माण करना मुश्किल नहीं है। 18 लोग पर्याप्त से अधिक हैं और इससे बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक महीने के भीतर कम से कम 500 किलोग्राम क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन तैयार की जा सकती है और 1000 किलोग्राम भी असंभव नहीं है। मुख्य बात यह है कि वे कितनी जल्दी सीखते हैं। तो बात ऐसी है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल ने सिर हिलाया। कहावत अब भी वही थी, पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर छोड़ दें। चूंकि वीर ने ऐसा कहा था, इसलिए वह आगे हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर चीज का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर किया जाएगा। अगर अंत में वादा पूरा नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से सजा मिलेगी। ये जानना जरूरी है कि सेना में मजाक की कोई जगह नहीं होती। तो फिर आपकी फार्मासिस्ट टीम को तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे 1 महीने में आपके परिणाम देखने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल ने वीर की ओर देखते हुए अर्थपूर्ण लहजे में कहा, उनके शब्दों में आशा का भाव था। वीर ने हमेशा की तरह शांत भाव से हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनका आत्मविश्वास देखकर लेफ्टिनेंट कर्नल को थोड़ा और भरोसा हो गया। इसके बाद वह असंख्य सैनिकों को अपने साथ ले गया।
कर्मियों की पुष्टि हो चुकी थी और उसने वीर की आगे की व्यवस्थाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ देर के लिए फार्मासिस्ट का क्षेत्र शांत और काफी देर तक खामोश रहा। बचे हुए 18 लोग राहत महसूस कर रहे थे। उनकी चयन प्रक्रिया विफल हो गई थी और उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अंत में उन्हें चुन लिया गया। उन्हें खुद भी यह अविश्वसनीय लगा। वीर की निगाहें सब पर घूम गईं। पूरा स्थान शांत था, हर कोई आशंका भरी निगाहों से उसे देख रहा था। वे जानते थे कि यह व्यक्ति निर्दयी है और उन्होंने और अधिक परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। इस सैन्य अभियान के लिए इनाम बहुत अच्छे थे और वे बड़ी मुश्किल से यहाँ टिके रहने में कामयाब हुए थे। अगर उन्हें दोबारा निकाल दिया गया तो उनके पास रोने की कोई जगह नहीं बचेगी। ये दृश्य देखकर वीर ने सिर हिलाया। जो लोग बचे रहे उनमें न केवल मजबूत मानसिक ऊर्जा, प्रतिभा और अच्छे शोधन कौशल थे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे पर्याप्त आज्ञाकारी थे। यही वह चीज थी जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता था। उन अहंकारी उपद्रवियों को उसने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। नई ज्ञान प्राप्ति की लालसा से भरी इन उत्सुक आंखों के सामने उन्होंने संकोच नहीं किया और सीधे बोले, इस कृत्रिम शोधन के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के शोधन में कुछ ही गहन तकनीकें शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण चरण मेरी अनूठी क्रिस्टलीकरण औषधि विधि है। यही औषधि में वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन लाने की कुंजी है और इसके लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बधाई हो, क्योंकि आप यहाँ रुके हैं, इसका अर्थ है कि आपने शोधन के लिए आवश्यक जन्मजात शर्तें पूरी कर ली हैं। अब मैं आप सभी को क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के शोधन के रहस्य विस्तार से समझाऊंगा। ये सुनकर कई फार्मासिस्ट अपनी सांस रोककर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं कोई छोटी सी बात भी छूट न जाए। क्रिस्टलीकरण औषधि का रहस्य इस तकनीक में मानसिक ऊर्जा के उपयोग को एकीकृत करने में निहित है। क्रिम्सन सर्प फायर औषधि के क्रिस्टलीकरण को 3 चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए: मानसिक बोध, मानसिक हेरफेर और मानसिक तापमान नियंत्रण। मानसिक बोध का अर्थ है मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके औषधि के औषधीय गुणों को निरंतर महसूस करना और सूक्ष्म समायोजन करना। मानसिक हेरफेर का अर्थ है औषधीय अणुओं के संयोजन को नियंत्रित करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करना, जिससे वे एक स्थिर क्रिस्टलीय संरचना बना सकें और औषधीय शक्ति को उसमें समाहित कर सकें। क्रिम्सन सर्प फायर औषधि का मानक सबसे पुनर्तः स्थिर षट्भुजाकार संरचना है। केवल इसी तरह से इसकी तीव्र औषधीय शक्ति को दबाया जा सकता है और विस्फोट से रोका जा सकता है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तक भी पहुंचना होगा, जो है मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके घोल को पृथक करना, उसे ब्लॉकों में वाष्पीकृत करना और अंत में एक रेतीले पदार्थ का निर्माण करना। तीसरा चरण है मानसिक तापमान नियंत्रण। क्रिम्सन सर्प फायर औषधि के औषधीय गुण अत्यंत अस्थिर होते हैं और क्रिस्टलीकरण आसानी से एक विस्फोटक प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। तापमान में प्रत्येक डिग्री की वृद्धि विस्फोटों की एक श्रृंखला को जन्म दे सकती है। भयानक परिणाम: क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के दौरान आपको मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके लौ के तापमान को लगातार समायोजित करना होगा ताकि अंततः अंतिम उत्पाद प्राप्त हो सके। क्रिस्टलीकरण औषधि एक अविश्वसनीय रूप से सटीक कौशल है। 1 मिलीमीटर का विचलन भी 1000 मील की त्रुटि का कारण बन सकता है। आपको हर कदम पर पूर्णता प्राप्त करनी होगी, कोई भी छोटी सी गलती विफलता का कारण बनेगी। वीर ने एक एक करके टिप्पणी करते हुए क्रिम्सन सर्प फायर मेडिसिन तकनीक को सरल भाषा में समझाया और ज्ञान एवं कौशल प्रदान किया। ये सुनकर उन फार्मासिस्टों को तुरंत ही ज्ञानोदय का एहसास हुआ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वीर ने आगे कहा, पहले आप सब इसलिए असफल रहे क्योंकि आप सिर्फ मानसिक बोध और मानसिक हेरफेर समझते थे, लेकिन मानसिक तापमान नियंत्रण के बारे में बिल्कुल अनजान थे। अब मैं आपको क्रिम्सन सर्प फायर मेडिसिन की अनोखी अग्नि नियंत्रण विधि सिखाऊंगा। ध्यान से देखिए, मैं इसे सिर्फ एक बार ही दिखाऊंगा। अगर आप यह मौका चूक गए तो आपको इसे खुद ही समझना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, सभी लोग तुरंत वीर के हाथों की हर हरकत पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने लगे। इस समय उनके हाथ की मुद्राएं तेजी से बन रही थीं। उनके नियंत्रण में एक ज्वाला का गोला लगातार रूप बदल रहा था, कभी प्रचंड, कभी पानी की तरह शांत, कभी हवा की तरह घूमता हुआ। साधारण सी ज्वाला भी अनेक रूप धारण कर रही थी और उसकी ऊष्मा पर नियंत्रण चमत्कारिक स्वतंत्रता के स्तर तक पहुंच गया था, जिससे क्षय दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो रहा था। उन फार्मासिस्टों ने हाथ की मुद्राओं में होने वाले परिवर्तनों को याद कर लिया, शून्य क्षेत्र में व्याप्त मानसिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया
और एक एक करके वे इस असाधारण मानसिक क्षमता में जल्द से जल्द महारत हासिल करने के लिए उत्सुक होकर इसी तरह से सीखना शुरू कर दिया। वीर ने जल्दी से अपना प्रदर्शन समाप्त किया और फिर कोई हरकत नहीं की। एक टीम लीडर के रूप में उनका अपना रुतबा था, वे इन लोगों के लिए कोई देखभाल करने वाले नहीं थे। क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स के मूल सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से देखना इन फार्मासिस्टों के लिए एक शानदार अवसर था। अगर वे इस अवसर का महत्व नहीं समझते तो उन्हें ऐसे लोगों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती थी। सौभाग्यवश शेष सभी लोग काफी बुद्धिमान थे, उनकी सीखने की गति अत्यंत तीव्र थी और किसी ने भी जरा सा भी ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं की, जिससे वीर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद उनके मार्गदर्शन में कई फार्मासिस्टों ने क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को फिर से परिष्कृत करने का प्रयास शुरू कर दिया। इस एडवांस्ड फार्मासिस्ट कक्ष में सामग्रियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं और सफलता प्राप्त होने तक निरंतर अभ्यास के लिए इनका स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता था। आगामी भूत युद्ध का सामना करने के लिए ग्रेट वॉल लीजन ने इस महान हथियार क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को अत्यधिक महत्व दिया। इस औषधि की बड़ी मात्रा प्राप्त करने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। वीर लगातार उनका मार्गदर्शन करता रहा और उनकी परिष्करण तकनीकों में मौजूद खामियों को बताता रहा। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सामग्रियों के साथ ये 18 लोग सफलता के अंतिम चरण के और करीब पहुंच रहे थे। केवल आधे दिन के भीतर किसी ने पहली बार रेतीले पदार्थ को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। हालांकि अंततः उसमें विस्फोट हो गया, फिर भी वह सफलता से बस एक कदम दूर था। वीर ने भी बार बार सिर हिलाया। एक बार जब ये लोग परिष्करण में सफल हो जाएंगे तो वह भारी परिष्करण कार्यों से मुक्त हो सकता है और वह अपने कुछ निजी काम करने का अवसर ले सकता है। वीर को ऐसा लग रहा था मानो 1 महीने में ही उसे लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। अध्याय 400 तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक व्यक्ति सिखाने के लिए तैयार था और लोगों का एक समूह सीखने के लिए तैयार था। अंतरिक्षीय क्षेत्र में फार्मासिस्ट स्वयं सबसे कुलीन वर्ग थे, जिनकी बुद्धि अत्यधिक विकसित थी, जिनमें से अधिकांश के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी और वे गहन आनुवंशिक ज्ञान और पौराणिक सिद्धांतों में पारंगत थे। और वीर ने जिन लोगों को अपने पास रखा था वे सभी काफी आज्ञाकारी लोग थे। उनके द्वारा स्वयं क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के लिए औषधि शोधन तकनीक सिखाने के कारण इन लोगों ने इसे अत्यंत शीघ्रता से सीख लिया। वीर को अक्सर इसे केवल एक बार ही प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती थी और वे तुरंत ही इसका अधिकांश भाग समझ जाते थे, केवल बारीकियों को ही बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती थी। उन्होंने 3 दिन अभ्यास किया और तीनों दिन असफल रहे। औषधि शोधन कक्ष से आज तक कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। वीर ने स्वयं भी कोई कार्रवाई नहीं की। अपनी दैनिक कठिन साधना के अलावा उन्होंने उन लोगों को क्रिस्टलीकरण औषध विज्ञान सीखने में मार्गदर्शन दिया। दान शोधन तकनीक को आधार बनाए बिना और सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा के बिना केवल इस क्रिस्टलीकरण औषध विज्ञान में महारत हासिल करना ही अविश्वसनीय रूप से कठिन था। लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। हालांकि प्रगति धीमी थी, लेकिन ये धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रही थी। जब तक उस महत्वपूर्ण कुंजी को समझ लिया जाता, तब तक आगे का सुधार सहज रूप से होता रहता, दोबारा असफल होने का कोई डर नहीं रहता। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन टीम के सदस्य धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक एक करके अंतिम चरण तक पहुंच गए। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण भी था, औषधीय तरल पदार्थ का विभेदन और प्रसंस्करण, उसे परिष्कृत करके दानेदार पदार्थ में बदलना। औषधीय तरल की बोतल को कितने टुकड़ों में अलग करना है, किस तापमान का उपयोग करना है, क्रिस्टल संरचना को कैसे संघनित करना है, ये सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। इसके लिए बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। दरअसल उन्होंने पिछले चरणों में महारत हासिल कर ली थी, केवल यही एक चरण उन्हें अटकाए हुए था, जिसके कारण वे लंबे समय तक सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहे। वे केवल व्यापक अभ्यास पर ही निर्भर रह सकते थे, धीरे धीरे प्रगति करने के लिए सफलता की तरकीब खोजने की प्रतीक्षा करते हुए। और अंत में 6ठे दिन किसी ने सबसे पहले सफलता प्राप्त की। ये व्यक्ति लगभग 20 वर्ष का एक युवक निकला। वीर के अलावा वह औषधि शोधन कक्ष में सबसे कम उम्र का था, केवल एक मध्यवर्ती फार्मासिस्ट था और वहां रहने वाले सभी फार्मासिस्टों में सबसे निचले रैंक का भी था। इसलिए उन्हें और भी अधिक समझ में आया कि यहाँ रह पाना कितना सौभाग्य की बात थी। वीर की मांगों के प्रति लापरवाही बरतने का उसका कोई साहस नहीं था। उसने दिन रात बिना आराम किए प्रयास किया, अपना सारा समय औषधि शोधन कक्ष में बिताया और अंततः वह क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। हालांकि उनकी मौजूदा सफलता दर अभी भी बहुत कम थी,
10 बोतलों में से केवल एक को ही परिष्कृत किया जा सका। लेकिन सफलता तो सफलता ही होती है। यदि कोई पहली बार में सफल हो सकता है तो वह दूसरी बार में भी सफल हो सकता है। सफलता की दर अभ्यास के साथ साथ बढ़ती जाएगी। हालांकि प्रतिभा और क्षमता के कारण वह केवल अभ्यास के माध्यम से ही दक्षता हासिल कर सकता था, लेकिन वीर के दूरदर्शिता के स्तर तक पहुंचना उसके लिए असंभव था, जिसने सबसे बुनियादी स्तर से लेकर 100% सफलता दर तक पहुंचने के लिए क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के शोधन में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन अगर वह कड़ी मेहनत करता रहा तो लगभग 50% सफलता दर हासिल करना अभी भी बहुत संभव था। ये काफी था। आज से हान जेन आपके उप टीम लीडर होंगे। भविष्य में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन से संबंधित मामलों के लिए आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। मैंने आपको क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन बनाने की सभी तकनीकें बता दी हैं, लेकिन हर किसी का मेडिसिन बनाने का अनुभव और समझ अलग अलग होती है। आपको अपनी सबसे उपयुक्त लय खुद ढूंढनी होगी। मैं आपको यह नहीं सिखा सकता, लेकिन शायद हान जेन आपको कुछ प्रेरणा दे सके, वीर ने कहा, और उन्होंने गंभीरता से सीखने के इच्छुक लोगों को उदारतापूर्वक पुरस्कार देते हुए सबसे निचले रैंक वाले इस मध्यवर्ती फार्मासिस्ट को सीधे उप टीम लीडर के पद पर पदोन्नत कर दिया। अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से ठेस पहुंची। उनमें कई उन्नत फार्मासिस्ट और यहां तक कि ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट भी थे। एक युवा व्यक्ति का टीम लीडर होना एक बात थी, लेकिन अब तो एक मध्यवर्ती फार्मासिस्ट भी उनसे आगे निकल रहा था। लेकिन वीर को इसकी परवाह नहीं थी। ये लोग चाहे कितने भी असंतुष्ट क्यों न हो, उन्हें अपनी असंतुष्टि को अंदर ही दबाना होगा। भले ही इन लोगों का पद ऊंचा हो और वे कई गहन औषधि शोधन तकनीकों में निपुण हो, फिर भी वे इस क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन टीम में बेकार थे। चूंकि यह क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन टीम थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन में प्राप्त योग्यता पर आधारित होनी थी। इस इंटरमीडिएट फार्मासिस्ट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन में उनकी योग्यता अन्य लोगों से कहीं अधिक थी। योग्य लोग शिक्षक होते हैं और एक उप टीम लीडर होना उनके लिए पर्याप्त से अधिक था। जब हान जेन ने ये सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे पता चला कि वह कृपा से अभिभूत हो गया है। टीम लीडर, ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से कहा, ये सभी फार्मासिस्ट मेरे सीनियर हैं। मुझे तो बस संयोग से सफलता मिली है, मैं उनका नेतृत्व कैसे कर सकता हूं? अरे बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और अनायास ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, खुद को कम मत समझो। अगर मैं कहूं कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, भले ही तुम न कर पाओ। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के लिए इतनी सख्त और सटीक आवश्यकताओं के साथ भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारी सफलता का मतलब है कि तुम्हारी उपलब्धि दूसरों से कहीं अधिक है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हान जेन भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। वह बोलना तो चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। लेकिन वीर ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है। आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हान जेन ने अपना मुंह खोला, लेकिन टीम लीडर के अधिकार से भयभीत होकर उसने खुद को बोलने से रोक लिया। उन लोगों के चेहरों पर निराशा देखकर वीर ने व्यंग्यपूर्वक कहा, औषधि शोधन कक्ष में ताकत ही सब कुछ होती है। हम पृष्ठभूमि, पद या वरिष्ठता की बात नहीं करते। अगर आप इच्छुक नहीं हैं, तो ग्रेट वॉल लीजन में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है जो यहां आने को तैयार हैं। उसके शब्दों में छिपी भयावह मंशा ने उन लोगों के चेहरों को सख्त कर दिया, और उन्होंने अब बेतुके ढंग से सोचने की हिम्मत नहीं की, बल्कि सिर झुकाकर क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। हान जेन के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे, क्योंकि वह जानता था कि टीम लीडर यह सब उसकी सत्ता स्थापित करने में मदद करने के लिए कर रहा है, ताकि बाकी लोग अब और चालबाजी करने की हिम्मत न करें। चूंकि हान जेन सबसे पहले सफल हुए और उन्हें उप टीम लीडर के पद पर पदोन्नत किया गया, इसलिए लगातार मिल रहे प्रोत्साहन के तहत अन्य लोगों ने भी जी जान से अभ्यास किया। अच्छी शुरुआत के साथ चीजें धीरे धीरे सुचारू होती चली गईं। एक एक करके लोगों ने क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। औषधि शोधन कक्ष से अंततः उत्पादन शुरू हो गया, और वीर का मार्गदर्शन तो और भी अधिक महत्वपूर्ण था। उनकी औषधि शोधन प्रक्रिया के हर चरण में किसी भी छोटी सी त्रुटि को वह सीधे इंगित करते थे, जिससे अधिक परिपूर्ण और परिपक्व तकनीकों की ओर विकास होता था, और औषधि शोधन की सफलता दर लगातार बढ़ती जाती थी। औषधि शोधन कक्ष का उत्पादन भी दिन प्रतिदिन स्पष्ट दर से बढ़ता गया। 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 110 किलोग्राम।
कुछ दिन पहले तक कोई उत्पादन नहीं हो रहा था, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद कई फार्मासिस्टों और बुद्धिमान मशीनों के सहयोग से औषधि शोधन कक्ष एक औषधि उत्पादक मशीन में बदल गया। परिणाम प्रतिदिन आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होते जा रहे थे। प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। 1000 किलोग्राम का उत्पादन हासिल करना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और वीर ने भी खुद को व्यस्तता भरे कामों से पूरी तरह मुक्त कर लिया। उसे केवल औषधि शोधन कक्ष के संचालन के समन्वय की आवश्यकता थी। अपने खाली समय में उन्होंने खुद को कठिन साधना में समर्पित कर दिया, जिससे वे शांतिपूर्ण साधना के एक दुर्लभ दौर में प्रवेश कर गए। उनकी साधना क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। 7 दिन बाद उसने एक और प्रतिभा जीन बिंदु प्राप्त किया, जिससे लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन एक बिंदु से निर्णायक रूप से मजबूत होकर 4 अंक तक पहुंच गया और मंकी किंग डोमेन 12 मीटर की त्रिज्या वाले एक गोलाकार क्षेत्र में फैल गया, जहां अंतरिक्ष के भीतर ऊर्जा और नियम उसके नियंत्रण में थे। इस समय औषधि शोधन कक्ष में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का कुल उत्पादन पहले ही 800 किलोग्राम तक पहुंच चुका था। जैसे ही वीर अपने मिशन को पूरा करने और अपनी सैन्य रैंक बढ़ाने के लिए 1000 किलोग्राम तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था, उसी दिन अचानक औषधि शोधन कक्ष का दरवाजा खुल गया और लेफ्टिनेंट कर्नल विशिष्ट सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए अंदर आए। उनके चेहरे गंभीर थे। अधिकारी महोदय, क्या बात है? वीर बाहर आया और शांत भाव से पूछा। अब तक आपने कितनी क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन तैयार कर ली है? इसे पूरा बाहर निकालिए, इसकी बहुत जरूरत है, लेफ्टिनेंट कर्नल ने गहरी आवाज में कहा। 800 किलोग्राम। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि वह अचानक इतना चिंतित क्यों हो गया था, फिर भी वीर ने सच्चाई से जवाब दिया। इतना ज्यादा? लेफ्टिनेंट कर्नल दंग रह गए, फिर अचानक खुशी से झूम उठे। वीर, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझा। इतनी मात्रा में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन बिल्कुल सही समय पर तैयार हुई है। आगे चलकर यह बहुत काम आएगी। इससे पहले कि वीर चाबी का पता लगा पाता, लेफ्टिनेंट कर्नल का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने गहरी, गंभीर आवाज में बात की। वीर, आपकी औषधि शोधन क्षमता के परिणाम इतने उत्कृष्ट हैं कि 1000 किलोग्राम अब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ग्रेट वॉल लीजन की ओर से आपको लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत करता हूं। लेफ्टिनेंट वीर, मैं आपको आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूं कि भूत हमला कर रहे हैं और अंतर्तारकीय नस्लीय युद्ध शुरू हो गया है।